यस बॉस, आज मैं आप सबकी असली कहानी सुनाने आया हूँ। क्लास बाद में शुरू करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 12th क्लास के बाद आपके सारे दोस्त अलग अलग रास्ते चुनते हैं। कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई बीबीए और कोई एमबीए कर रहा है। बट आप सब ने डिसाइड किया है कि सीए बनना है और ओनली सीए ही बनना है। क्यों भाई लोग, सही कहा ना? यात्रा शुरू होती है और आपको इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। चॉइस जो इतनी स्पेशल है तो कीमत भी भारी होगी। क्यों, सच कहा ना? ये इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहला मॉनेटरी कॉस्ट की बात करते हैं। एडमिशन फीस, कोचिंग, किताबें, टेस्ट सीरीज, लैपटॉप, इंटरनेट, एआई ट्रेनिंग, ये सब एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन असली कॉस्ट यहाँ से शुरू होती है। जब तुम्हारे दोस्त वीकेंड पर मूवीज देख रहे होते हैं, ट्रिप्स पर जा रहे होते हैं, तुम उस वक्त या तो ओम सर की एफएम की क्लास देख रहे हो या एफएम के सम्स लगा रहे होते हो। यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आता है टाइम कॉस्ट। 4 to 5 साल तक डिसिप्लिन, स्टडी, क्लासेस, प्रैक्टिस, देर रात की पढ़ाई, जैब दोस्त रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप का आनंद ले रहे होते हैं। तुम्हारे हिस्से आता है आइसोलेशन या ब्रेकअप, और तो और कभी कभी परिणाम में देरी। कभी एक ग्रुप पास होता है, कभी नहीं होता। और जब रिजल्ट के दिन स्क्रीन पर मार्क्स थोड़े से कम आ जाते हैं, तब स्टूडेंट फील करता है इमोशनल कॉस्ट। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, लगा रहता है। वो फिर से बुक्स उठाता है, फिर से प्रेपरेशन स्टार्ट करता है, एग्जाम हॉल में बैठता है, और एक दिन रिजल्ट आता है, स्क्रीन पे लिखा होता है पास। उस दिन उसको समझ आता है सीए बनना आसान नहीं था। इस जर्नी का कॉस्ट बहुत हाई था। मनी, टाइम, एफर्ट्स, सैक्रिफाइसेस, इमोशंस। लेकिन उसका रिटर्न भी उतना ही पावरफुल था। सम्मान, ज्ञान, करियर और नाम के आगे एक प्रीफिक्स, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो बॉस, बिल्कुल यही थॉट प्रोसेस कंपनियों में होती है। जैसे आपने सीए बनने के लिए इतना इन्वेस्ट किया और आपको एक मिनिमम रिटर्न चाहिए जीवन में, वैसे ही इन्वेस्टर्स जब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें भी एक मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट होता है। और उस मिनिमम रिटर्न को ही हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो बॉस, याद रखना, इफ द कॉस्ट ऑफ बिकमिंग एसीए वाज स्मॉल, नोबडी विल बेयर द कॉस्ट ऑफ दिस जर्नी। और अगर कंपनी का रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो तो कोई निवेशक उसमें पैसा नहीं लगाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉपीराइट ऑफ दिस स्टोरी इज रिजर्व्ड विद प्रोफेसर ओम त्रिवेदी। यस बॉस, क्या समझा आपको? आई होप कि आपको ये एआई वीडियो जो मैंने खुद से क्रिएट किया, आपको समझ में काफ़ी कुछ लाने में कामयाब रहा होगा। द आइडिया इज़ कि हम सब अपनी लाइफ में, जो लोग भी आप मुझे अभी इस वीडियो में सुन रहे हो, या तो आप सीए बनना चाहते हो, सीएस, सीएमए, सीपीए, यूएस सीएमए, कुछ ना कुछ तो आप जोरदार एसीसीए जैसे कोर्सेज करना चाहते हो, इसलिए तो आप फाइनेंस की क्लास में बैठे हो। यस, सो उसकी एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है, मतलब देयर इज अ कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ही सिंपल है। टाइम हो सकता है, इमोशन हो सकता है, मनी हो सकती है। इन डिफरेंट फॉर्म्स द कॉस्ट कम्स, बट उस कॉस्ट को लगा के अपने के लिए क्या मिलता है, यही बात हम करने वाले। कंपनी जब कॉस्ट इनकर करती है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोडक्ट में, तो उससे वो क्या एक्सपेक्ट करती है। इसी फिलॉसफी में वो जो कॉस्ट का एलिमेंट है ना, और वो फ्री नहीं है, कहते हैं कि फ्री इज नॉट फ्री, उस एलिमेंट पे अपन बात करने वाले हैं। और यहां से शुरू होता है हमारा आज का डिस्कशन। कोई भी कंपनी, जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी अगर, लेट मी स्टार्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू करती है? सबसे पहले जैसे ही कोई कंपनी फाउंड होती है या इनकॉर्पोरेट होती है, उसके कोई ना कोई प्रोमोटर्स तो होते हैं, ऑफ कोर्स प्रोमोटर्स होते हैं, और वो कोई ना कोई कैपिटल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कैपिटल लेके आते हैं। से 50 लाख का कैपिटल किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, तो इसकी इन्वेस्टमेंट क्या 50 लाख है या 50 लाख से ज़्यादा है? हमारे दिमाग में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा यही चलता है बच्चे कि ये 50 लाख, जिसको फ्री इज़ नॉट फ्री वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, ये 50 लाख हमने इन्वेस्ट किया, नहीं, यही कॉस्ट है। बिल्कुल गलत सोच है हमारी। हमारी कॉस्ट ये नहीं है। हमें अगर किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो इसकी कॉस्ट इनकर करनी है। ऑफ कोर्स 50 लाख इसकी एक कॉस्ट है, प्लस ये जो पैसा है ना, ये चाहे इंटरनल से आए या एक्सटर्नल से आए, अंदर से आए या बाहर से आए, प्रोमोटर लगाए या किसी से कर्जा लो, लोन लो, जो मर्जी करो, ये फ्री नहीं है। मनी इज नॉट फ्री। तो मनी का क्या है कॉस्ट? मनी का कॉस्ट है इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ, इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी, इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ
मनी, और वही प्राइस ऑफ मनी जो सप्लाई है, प्राइस क्या है, मनी क्या है, सप्लाई है, कैपिटल क्या है, सप्लाई है, सप्लायर की प्राइस मेरी कॉस्ट हो जाती है, दैट इज माई कॉस्ट। सो इस कॉस्ट की हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और साथ ही साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक्स लिमिटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पैसा किसी भी प्रोजेक्ट में क्यों लगाती है, या डे टू डे लाइफ में ये कैपिटल क्यों लगाती है, क्या मिलता है इसको, इससे कुछ नहीं मिलता बेटा। इसके ना वैल्यू एडिशन होती है, वैल्यू ऐड होता है। प्रोडक्ट में पैसा लगाओगे तो एक बेटर फीचर, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस वाला, टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट मिलेगा जो कस्टमर को पसंद आएगा, कस्टमर तुमको उस प्रोडक्ट के लिए पे करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बिजनेस में ये कॉस्ट इनकर करोगे तो वैल्यू ऐड होगी। शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, उसके लिए क्या वैल्यू ऐड होगी, उसका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। क्या मैक्सिमाइज होगा, वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस। और एज अ फाइनेंस मैनेजर मेरा क्या टारगेट है कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो। एट द सेम टाइम और क्या मैक्सिमाइज होगा सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी कंपनी की। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसलिए तो मैं ये कैपिटल लगा रहा हूं और उसकी कॉस्ट भी बियर करने को तैयार हूं, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये है इस चैप्टर का नाम, वही पढ़ने जा रहे हैं। सर कॉस्ट इनकर किया, वैल्यू ऐड किया, तो वैल्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज माय प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज माय प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, हम प्रॉफिटेबिलिटी असेस करने वाले हैं। ये वाला पार्ट जो है ना, जो वैल्यू ऐड किया और इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी आई, ये हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में, और यहां पढ़ने वाले हैं सिर्फ इसकी बात करने वाले हैं। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है यहां इस चैप्टर में, जो मेरा टारगेट है, जिस फिलॉसफी पे मैं काम कर रहा हूं, फंडा, सिंपल फंडा। Why are we studying this chapter? Why the chapter of cost of capital? Why? तो सिंपल है, my target is just think like a CEO of the company, think like a finance manager or CFO of a company। क्या चाहोगे तुम, इस कॉस्ट को तुम चाहोगे डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे मैं इसको मिनिमाइज करूं, क्योंकि जितना इसको मिनिमाइज करूंगा उतना मेरा प्रॉफिटेबिलिटी प्लस 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 होता जाएगा। सो माय टारगेट इज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। ये लिख लेना आप, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो इस चैप्टर का पहला थीम अपने को मिल गया कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, व्हाई, एंड देयर बाय मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू। और मैं चाहूंगा कि कॉस्ट तो मिनिमाइज हो, लेकिन मेरे दोनों हाथ में लड्डू हो, मेरा कॉस्ट भी, मेरा वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो। सर इससे क्या मिलेगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी और बड़ी हो जाएगी। मैं प्रॉफिटेबिलिटी को और बड़ा करना चाहता हूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हर बच्चे को एक बात ध्यान रखनी है, जितनी बातें मैं कर रहा था, स्ट्रैटेजी इज द बैकबोन ऑफ फाइनेंस। सीधी सी बात है, एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस आर डन टू क्रिएट स्ट्रैटेजी, नंबर 1। एंड नंबर 2, फाइनेंस का एक ही मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, एक ही साइंस है जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने 3 लेक्चर फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के पढ़ा रखे हैं। बेटा आपको ना वो जरूर समझना है, क्योंकि वो बात अगर समझ रहे होगे तो अभी ये सारी बात तुमको क्लिक होगी। वैसे तो ये लेमेंस टर्म में थी, आपको ये समझ में आ रही है, फिर भी और क्लैरिटी के साथ, बिकॉज जो अभी इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट है प्रोफेशनल, उनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, इसलिए अपने को ये टाइम लगाना पड़ रहा है, नहीं तो अपन सीधा एक सवाल से शुरू हो गए होते। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो मुझे क्या करना है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज द वैल्यू, मिनिमाइज द कॉस्ट, एंड देयर बाय प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। लॉन्ग टर्म में मुझे क्या करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। लॉन्ग टर्म में क्या करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, क्योंकि शेयर होल्डर जो मालिक लोग हैं वो पैसा तभी लगाएंगे जब उनको रिटर्न हम अच्छा देंगे, नहीं तो, और उनका वेल्थ मैक्सिमाइज करके देंगे, नहीं तो हमें श्राप दे देंगे, जा तेरे को कीड़े पड़े, इस टाइप से। समझ गया? तो ये सिंपल सा लॉजिक है इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे। और जब तुम टीवीएम पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट वैल्यू, फिर पढ़ते हो फ्यूचर वैल्यू, फिर फ्यूचर को आज असेस करना है तो हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट और उसको बताएंगे उसकी आज की औकात। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक पढ़ते हो ना, तो इसको डिस्काउंट करके आज असेस करते हो कितना वैल्यू ऐड हुआ।
मतलब कितना वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटा ये तो हम करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग में, ये हम अभी यहां करने वाले हैं, और बीच की बातें हम करने वाले हैं दूसरे चैप्टर्स में। तो ये साइंस है, इसलिए ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट वजह जिसकी वजह से हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आई होप कि फंडा क्लियर हुआ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ वेरी वेरी हॉट चैप्टर। जैसा मैंने हमेशा बताया है, चैप्टर्स आर इधर हॉट एंड सेक्सी, दिस इज अ हॉट चैप्टर बिकॉज इट हैज एग्जाम इंपॉर्टेंस। और एग्जाम में इसका वेटेज जो होने वाला है ना, 8 to 10 मार्क्स किसी भी एग्जाम में होगा। अगर आप सीए का एग्जाम दे रहे हो तो 100% 8 से 10, और जो क्वेश्चन का नेचर है ना वो है एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। अभी इस पे हर एक एग्जाम, सारे इंडिया के जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम है सब में क्या आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, केस स्टडीज आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले रटने नहीं है, लगाने नहीं है, फॉर्मूले के पीछे का साइंस, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग भी सीखना है। एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर यू दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू दैट। आई होप यू आर रेडी टू टेक ऑफ। लैंडिंग अपने आप सही जगह पे होगी। बड़ा शुरू करते हैं। यस, शुरू तो हो ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं सर पहले फंडे की। तो ये चैप्टर हम इसीलिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला फंडा तो क्लियर हो गया सर अपना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट। बोलिए मेरे साथ, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू, देयर बाय इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि मेरा कैपिटल कॉस्ट के साथ जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल को प्रोक्योर या अक्वायर करने की डिसीजन, पैसा उठाने का डिसीजन, इस बात पे डिपेंडेंट होगा किसका कॉस्ट कम है। जिस पैसे का कॉस्ट, चाहे वो डेट हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, किसी भी फॉर्म में मेरे पास कैपिटल आ रहा हो, जो सब नोट्स में मैं आपको देने वाला हूं, उसके साथ एक कॉस्ट चिपक के जाती है जिसका कम होगा, जो मेरे लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, और देयर बाय जो मेरे लिए प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा, मैं उसी कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा। वैसा ही दूसरे टेक्निकल नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा अपनी कंपनी का, और कोई बात नहीं है। शुरू करें? यस। अब सुनो दूसरी बात, एक तुम्हारे सामने सम रखता हूं, छोटा सा एग्जांपल ले लो। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने डिवेंचर इश्यू किया, डिवेंचर इश्यूड एट ₹1000। अब डिवेंचर इश्यू किया तो डिवेंचर क्या है, एक तरह का डेट है। ये इश्यू किया किसी को भी बॉन्ड, डेट है ना, इश्यू करते हैं। इश्यू करने के साथ आपके पास क्या आती है, आपके पास डिकोड भी करते चलते हैं, आपके पास आती है कैपिटल। तो जिसने डिवेंचर में पैसे लगाए होंगे, 1000 रुपए आपको दिया होगा, तो फ्री में तो नहीं दिया होगा, आपने भी फ्री में नहीं लिया है। आप इस कैपिटल का क्या करोगे बेटा, बताओ। आप एक कंपनी हो, आप इस कंपनी के सीईओ हो एक्स लिमिटेड, या सीएफओ हो इसके। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग लाइक द ओनर ऑफ द कंपनी, ऑलवेज थिंक लाइक दैट in any FMSM course, any chapter, any topic, think like as if this is your company, and then you decide. Your decision will never, some will never fail you. कभी तुमको डिसीव या डिसीट नहीं कर सकता सवाल, ये ध्यान रखना। कैपिटल के 2 ही गति है, मतलब जो हमारे पास पैसा है ना, उसके 3 गति होती है, हमारे शास्त्रों में बताया गया, दान, धर्म और नाश। ठीक है, तो अपन नाश तो करने वाले नहीं है, क्योंकि अपन नाश पीते तो है नहीं, सीधी सी बात है। कैपिटल 2 ही चीज में जाती है, या तो वो डे टू डे ऑपरेशंस में जाएगी, पैसे का यूज होगा, मतलब इट विल बी यूज्ड एज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म। बोलो यस और नो, मतलब CA माइनस CL इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। बोलो यस और नो, बोलना यस ना। या तो इस फॉर्म में जाएगी, और इसके लिए हम पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। या दूसरा ये जाएगी एनी प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। ये शॉर्ट टर्म नेचर का था, ये लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो पैसा तो दोनों जगह जा रहा है। इसके लिए हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं, अरे कमाल हो गया, तुमको दिख नहीं रहा क्या ये? एक मिनट बेटा, 1 मिनट। अरे ग्रेट, सॉरी यार,
एक मिनट, कुछ तो हुआ। ओके ओके ओके, सॉरी, वो थोड़ा सा स्क्रीन फ्रीज हो गया था बिकॉज वो मैंने कैप्चर कार्ड को हिला दिया था। एनीवेज, तो अपने पास क्या इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। इसको हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। कहाँ पढ़ने वाले हैं? कैपिटल, BUDGETING, या तुम बोलते हो अपने मॉड्यूल के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। स्टडी मैट में हम इस नाम से चैप्टर पढ़ेंगे। तो कैपिटल इस दो जगह पे अपना जाने वाला है, ठीक है। इस तरह से हमारा मेजर कंसर्न क्या है? दोनों है, दोनों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, दोनों को इन्वेस्ट। तो इसी काम के लिए इस कंपनी ने डिवेंचर इशू किया। कितने पे किया? 1000 पे किया, ठीक है जी। सर इसको डिवेंचर होल्डर को हम क्या देंगे? एक्स लिमिटेड क्या देगी? ABCD लिमिटेड, OTC लिमिटेड क्या देगी? जो भी कंपनी ने डिवेंचर उससे लिया क्या देगी? कुछ तो रिटर्न देना पड़ेगा, कुछ तो रिटर्न देना पड़ेगा। इस कंपनी ने कहा कि देख बेटा ऐसा है, 120 रुपया, ₹120 पर ईयर फॉर लाइफ टाइम मैं तेरे को पे करने वाला हूं। लाइफ टाइम मतलब सर आप तो बात कर रहे हो कि 1000 रुपया लेके पूरे जीवन भर, इन्फिनाइट। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की कौन सी चीज लग रही है? सर ये तो परपेचुअल है, ये तो परपेचुअल है, परपेचुइटी लग रही है। क्या लग रही है? परपेचुइटी लग रही है। बात समझ में आई क्या? सर परपेचुइटी का डिसीजन होने वाला है, वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक कंपनी को क्या मिला? क्या मिला? तो मुझे पता है सारे बच्चे जो बैठे हैं वो बोलेंगे सर ये मिला, ये मिला, 1000 रुपए हमारे पास आए। आने दो, आने दो, आन दो। गियो के लाला पूछोगे को गेयो के सर 120 रुपी पर ईयर फॉर लाइफ टाइम, दिस इज द कैश आउटफ्लो। ये दिया, दिल दिया, दिया कि नहीं दिया, ठीक है, बड़ा पॉपुलर हुआ है। सुनो, तो हमने ये दिया और वो मिला। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कितना परसेंट तुमने दिया, मतलब तुम्हारी कॉस्ट क्या है? परसेंटेज में बताओ, परसेंट में बताओ। यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट को परसेंट में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कैसे निकालोगे? ये रहा, ये देखो ध्यान से। एक पहला फंडा लगाता हूं, एकदम सिंपल वाला फंडा लगाता हूं। क्या दिया और क्या मिला इनटू 100, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो दिया 120, मिला 1000 इंटू 100, सर 12%। बोलो यस और नो, ये है कि नहीं? बोलना यस और नो, सिंपल लेमन्स टर्म में 12%। दिस इज माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, परसेंटेज में। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, इसको ना हम अपने सिलेबस में इसका नाम देंगे। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसका नामकरण संस्कार कर देते, नाम रख देते, फटाफट रख देते, टाइम नहीं लगाते। हम अलग अलग बच्चे अलग अलग सिलेबस में इसको अलग अलग नाम से पढ़ते हैं। कोई इसको केसी बोलता है और कोई इसको केओ बोलता है, आइदर दिस और दिस। ये बीच वाली लाइन को इग्नोर मारना, नहीं तो डिवाइडेड बाय लगेगा। तो केसी और केओ जो आप यूज करते हो, जो हमारे स्टडी मैट में, जैसे सीए के स्टडी मैट में इट इज लाइक केओ, इन अदर स्टडी मैट इट्स लाइक केसी। तो अपने लिए कोई नहीं, अपने लिए केसी और केओ सेम ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये हो गया। तो ये तो हो गई पहली टेक्निक, पहले तरीके से तो ऐसे निकाल लिया। दूसरा, अब हम थोड़े से सभ्य हो जाते हैं, सिविलाइज तरीके से जाते हैं। हम टीवीएम के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। देखो कितना आसान चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल आसान तरीके से बात करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन लाइफ में नहीं चाहता आपके, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं, और ना ही रट्टे पे मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। रटवाने का कोई अपना काम नहीं है फाइनेंस के अंदर। आई होप कि सारे लोग मेरे से एग्री करते हैं। यस सर। दूसरा, सर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप ही ने पढ़ाया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एक ऐसा पॉइंट जहां ये दोनों बराबर कर दें तो हमें इस बीच का परसेंटेज निकल जाएगा।
आई निकल जाएगा। बोलो यस और नो। एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में पढ़ा था। अभी ये दोनों आइटम अपने को पता है, बस एक अब देख पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जरा पिछला वाला सवाल देख, पिछला वाला सवाल का टाइमलाइन बना, ये बन गया, ये ले फटाफट बना। ये परपेचुटी है तेरी, ये अनलिमिटेड टाइम तक है, लाइफ टाइम तक, मतलब एक बार 1000 रुपया दो, लाइफ टाइम 120 रुपया लो। हमको भी ऐसा यार कोई स्कीम दो, ठीक है। ये देखो यहां पे हमने जीरो पे क्या लगाया, 1000 लगाया। दिस इज कैश आउटफ्लो एंड दिस इज द पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। डन। अब इसके बाद 120 120 120 120 120 120 120 मिलता रहेगा। तो ये तो परपेचुटी है। डन ना। तो इसका ध्यान से सुनो। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा सर पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू 1000। इधर क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा सर पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, इनफ्लोज लाइफ टाइम 120 डिवाइडेड बाय जो रेट है आई है। याद करो परपेचुटी के केस में हम क्या करते थे, क्या करते थे, पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आई का फॉर्मूला लगाते थे। याद है क्या सबको? और इसका डेरिवेशन भी करके मैंने दिया है कि आता कैसे है, कहाँ से आता है ये। ऑफ कोर्स ये अमेरिका से नहीं आता, ये हमारे ए अपॉन आई डेरिवेशन से आता है। कोई बात नहीं, ए अपॉन आई ये करो, ये करो। ये जो आई है ये क्या है, दैट इज योर के सी, दैट इज योर के ओ, इजंट इट? यस। अब कैलकुलेट करो, आई को इधर भेजो, 1000 को इधर भेजो, आजू बाजू करो, तो क्या निकल के आएगा, पीवी इज इक्वल टू, मतलब आई इज इक्वल टू ए अपॉन पीवी इज इक्वल टू 120 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.12 और 12%। बोलो यस और नो। दिस इज द चैप्टर, इज द, इस पूरे चैप्टर में क्या मिला और क्या दिया, क्या दिया कॉस्ट, क्या मिला कैपिटल, उसको डिवाइड करके अपने को निकाल देना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। खत्म कहानी, ठोको, कंक्लूडो। यही है इस चैप्टर का नाम इन सम टोटल। बाकी थियोरेटिकल बातें, प्रैक्टिकल बातें, इधर की बातें उधर की बातें बाद में करते रहेंगे। क्या आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फंडा समझ में आ गया कि क्या करने वाले पूरे चैप्टर में? और कसम से बोलता हूं, मां कसम बोलता हूं, इससे ज्यादा वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन दिस होल चैप्टर। बस इसके साथ छोटे 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 मैनेजमेंट करने वाले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फाइनेंस मैथमेटिक्स खत्म। अब हम मैनेज करने वाले, एज अ मैनेजर इसको सोचने वाले हैं, ठीक है। अब उस पर काम करने वाले हैं। डन है, शुरू कर। इफ एंड बट आएंगे, ये हो तो क्या है, रिडीमेबल है तो क्या है, इरिडीमेबल है तो क्या है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटरनल इक्विटी है तो क्या है, एक्सटर्नल इक्विटी है तो क्या है, ये वाला मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, जो होगा, जो वो मेथड कहेगा वो लगा देंगे। बस फंडा बदलेगा नहीं कि जो मिला और जो दिया, दिया वो कॉस्ट है, जो मिला वो कैपिटल है। और उसको जब निकालेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस यही निकालना है परसेंटेज में, सो दैट कि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जाएंगे तो वहां पे हमारे पास कॉस्ट पता होगी, फिर प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी को पता कर पाएंगे। प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे डिसीजन यहां पे लेना है तो यहां पे ये निर्धारित करना पड़ेगा, और बीच में तो कहानी चलेगी वो अलग। डन, लॉक किया जाए। यहां तक जो भी किया बेटा, पहले नोटो, देन विल टॉको अदर, आगे की बात, ये सारी बातों को मैं लिटरेचर में कंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले पेन एंड पेपर उठाइए, मैं आपको देता हूं यहाँ पे 1 सेकंड का पॉज, स्क्रीन दे रहा हूं आपको फुल। यहाँ पे आपको हो जाना है टुल और इसको कर रहा है नोट, पेज नंबर 1 नोटो। मैं बैठ के नोटिंग नहीं कराऊंगा, यहाँ पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, सो दैट कि अपना क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होएगा। थैंक यू। नेक्स्ट, ये वाले को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे की तरह सारा चीज़ आपके पास नोटिंग होना चाहिए इसी प्रोसेस के हिसाब से। फिर आप इसे पॉज कीजिए एंड नोट कीजिए, और ये सम को कंक्लूड कीजिए तीनों तरीके से जो मैंने अभी किया, पॉज एंड नोट, पॉज एंड नोट, एंड लेट्स प्रोसीड नाउ गाइस। चलो, आई होप यू हैव नोटेड, लेट्स स्टार्ट। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात में कुछ बदलाव कर रहा हूँ, कुछ चेंजेज कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, अगर आप मुझे सुन रहे हो प्यार से सुनना। बाकी सब ठीक है, दिया और मिला ठीक है। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ना अभी कैसे बात किया, तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जैसे बात करते थे ना, मैंने उसी लैंग्वेज में बात करी
तो मैंने बोला कि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ इन्वेस्टमेंट किसका है? ये पैसा जिसने हमको दिया है उसका इन्वेस्टमेंट है, और ये उसको रिटर्न मिल रहा है। मतलब जिसने डिवेंचर मुझे मेरा बाय किया है, ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, कैलकुलेशन सेम रहेगी, ध्यान से सुनना। मैं कंपनी हूं, मैं एक्स लिमिटेड हूं, तो मेरे लिए ये क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। ये आई होप कि किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा। कैश इनफ्लो हो गया मैं कंपनी के लिए, क्योंकि मैंने डिवेंचर इशू किया। ये डिवेंचर होल्डर के लिए आउटफ्लो हो गया। डिवेंचर होल्डर के लिए ये कैश इनफ्लोज हो गए, और मेरे लिए एक्स लिमिटेड के लिए ये कैश आउटफ्लोज हो गए। तो यहां पीवी ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में बस ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी, बट कैलकुलेशन तो सेम ही होगी ना। जो डिवेंचर होल्डर को मिल रहा है वही तो कंपनी दे रही है, और जो कंपनी दे रही है वही तो डिवेंचर होल्डर को मिल रहा है। तो कैलकुलेशन टीवीएम के कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि तुमको आई निकालना है, ठीक है। ये टर्म इधर के इधर और ये इधर का इधर हो जाएगा इन केस ऑफ डिवेंचर होल्डर, क्योंकि सिक्के के दो तरफ दो लोग बैठे हैं, इधर कंपनी है और इधर वो डिवेंचर होल्डर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, ये सबको समझ में आ गई होगी, तो प्लीज इसकी वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जानबूझ के मैं बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है किसी सवाल में आपको डिवेंचर होल्डर के रेफरेंस से बात की गई हो और किसी सवाल में आपको कंपनी के रेफरेंस से बात की गई हो, बट इसमें जो आई है ना, ये आई है ना, ये तो इरिवर्सिबल है ना, अपने को यही निकालना है और ये तो चेंज होने वाला नहीं है। तो वहां पे वो लैंग्वेज पढ़ के अपने को समझ लेना है कि कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में की जा रही है, ठीक है। जो सामने वाले का इनकम है वही मेरा कॉस्ट है, जो उसकी डिमांड है वही मेरा कॉस्ट है, सिंपल सी बात है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फंडा नंबर 2। लेट्स टॉक अब स्ट्रेट, थोड़ा चैप्टर के अंदर जाके बात करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, ध्यान देना, फंडास को बहुत ध्यान से ध्यान देना, और फंडा व फंडा आप अपने मॉड्यूल में नोटिंग करना। मैंने बोला कैपिटल, क्योंकि हमें कैपिटल को पहचानना है, तो मैंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो क्या मतलब होता है, इसके टाइप्स बताओ। तो इसमें सबसे पहला आएगा इक्विटी, सबको पता है। इक्विटी भी बेटा दो टाइप की होती है, आई होप आपको क्लियर होगा। एक को बोलते हैं इंटरनल इक्विटी, और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है। जो हमारा एक्सटर्नल इक्विटी है, मतलब जो इन्वेस्टर ने, शेयर होल्डर्स ने, शेयर होल्डर्स को इश्यू किया, इश्यू टू शेयर होल्डर्स, राइट, से हमने एक शेयर इशू किया। तीन तरीके से इशू करते हैं हम। पहला हो सकता है इशूड एट पार, मतलब इशू प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने बोला इशूड एट पार, सारे बच्चों को पता है, अकाउंटिंग में बचपन से पढ़ के आए, ₹1 पे हो सकता है, 10 पे हो सकता है, 100 पे हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। फिर मैंने बोला इशूड एट प्रीमियम, से 10% प्रीमियम पे इश्यू किया, सबको पता है 1.1 पे हो सकता है, 11 पे हो सकता है, 110 पे हो सकता है, एटसेट्रा। फिर ये इश्यू एट डिस्काउंट भी हो सकता है। आप प्लीज कंपनी एक्ट के अंदर जाके मत घुसना, फाइनेंस के अंदर ऐसा बहुत सारा केस है, इश्यूड एट होता ही है, डिस्काउंट पे भी होता है, क्या बात करते हो। तो ये मान लो 10% पे हुआ, तो 0.9 9 पॉइंट नहीं 0.9 इट्स 9 एंड इट्स 90, डन है, इशू किया हमने। इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी, इशू किया। दूसरी तरफ है इंटरनल इक्विटी, इंटरनल, जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग है,
इतने सालों में हमने इकट्ठी करी है। ऐसा थोड़ी है ये फ्री है, दिस इज नॉट फ्री, मनी इज नॉट फ्री, फ्री इज नॉट फ्री। इंटरनल है तो क्या हुआ, है किसका ये, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, मालिकों का ही है। मालिक कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर है, अल्टीमेट ओनर इज इक्विटी शेयर होल्डर, उसी का है। तो ये दो टाइप की इक्विटी हो गई, एक इंटरनल है जो इस फॉर्म में आती है, तो इसकी भी कॉस्ट होगी, और जो ये लोग पैसा लगा रहे हैं जिनको हम इश्यू कर रहे हैं, और ये पैसा लगा रहे हैं और हमको कैपिटल दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है। इक्विटी के केस में हम मानते हैं कि भाई हम ये मान के इन्वेस्ट करते हैं कि लाइफ टाइम है, ठीक है, यस लाइफ टाइम है। तो ये दोनों केस में इसकी भी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब देयर इज कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, देयर इज कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। और पता है सबसे महंगा काम, सबसे महंगा कौन पड़ता है, सबसे कॉस्टली यही पड़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर की डिमांड बहुत हाई होती है। वो चाहता है भाई मेरा प्रॉफिट तो सारा मेरा है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो देखो अब ये दोनों का नाम रख देते हैं। कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी को हम बोलने वाले हैं KR, नाम रखे, बच्चा पैदा हुआ नाम रखे KR, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। और एक्सटर्नल इक्विटी को रखेंगे KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी ये दो बातें समझ में आ गई आपको कि हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल पहले तो दो फॉर्म में है, इक्विटी के फॉर्म में है, इक्विटी भी फर्दर दो फॉर्म में है, इक्विटी एंड अदर्स, इक्विटी दो फॉर्म में है, इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी को KR से इंडिकेट करेंगे और एक्सटर्नल इक्विटी को KE से इंडिकेट करेंगे। मीनिंग दोनों का समझ गए, दोनों का इश्यू प्राइस होगा, इश्यू प्राइस। और अगर किसी सवाल में इश्यू प्राइस ना दिया हो तो, ना दिया हो, ये भी सवाल है, एग्जाम अलर्ट बोलते हैं इसको, एग्जाम अलर्ट। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, जितनी बातें मैं बता रहा हूं। बिफोर यू रीड एनी क्वेश्चन यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। एग्जाम अलर्ट, ध्यान से सुनो, नोट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट issue price, then what to do, then now listen to the solution. Then take current market price as issue price, ठीक है। If question is silent about issue price, then take current market price as issue price. और किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा written as, सॉरी क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी, written as equity is trading at, equity is trading at, तुमको समझ लेना है ये जो ट्रेडिंग एट लिख रहा है ना, दैट इज माई करेंट मार्केट प्राइस। ऐसा भी लिखा, इक्विटी इज ट्रेडिंग एट, डिवेंचर इज ट्रेडिंग एट, ऐसा लिखा हो, देन वी आर गोइंग टू टेक दैट। डन, ओके। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, कहानी जो आपने अकाउंट्स में पढ़ रखी है, उसको मैं थोड़ा फाइनेंस के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग इट। जब हम इक्विटी इश्यू करते हैं, इक्विटी इश्यू करते हैं, एक कंपनी XYZ लिमिटेड OTC लिमिटेड शेयर इश्यू करती है, बेटे ध्यान से सुनना और मेरे को जवाब देना। जब शेयर इश्यू करती है तो आप बात इक्विटी की कर रहे हो सर, यस कर रहा हूं। तो लेकिन अभी तो आपने बताया था इक्विटी दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप अभी किसकी बात कर रहे हो बेटा, इश्यू कर रहा हूं तो किसको कर रहा हूँगा, एक्सटर्नल को। तो जब मैं इश्यू करता हूं, इसको तो इश्यू करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इंटरनल है। इसे जब मैं इश्यू करूंगा तो सर आप बोलोगे या तो एट पार करोगे, ठीक है, या एट प्रीमियम करोगे, या एट डिस्काउंट करोगे, या एट करंट मार्केट प्राइस हम करेंगे, या एट इश्यू प्राइस, जो भी आप बता रहे हो, मतलब जो भी है
ऊपर जो बताया आपने इस पे करेंगे। यार इशू करने की भी तो कोई कॉस्ट होती है क्या बताओ? जब हम इशू करते हैं कोई भी शेयर, जस्ट गो से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जरा जाओ, जरा देखो, अपने कंपनी एक्ट में जाओ, अपने कंपनी अकाउंट्स में जाओ, अपनी पुरानी मेमोरी को रिफ्रेश करो, 9 10 सॉरी 11 12, हाँ, सीए फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूट, सीएस फाउंडेशन, ब्ला ब्ला, सीएस ईईटी, जहां जहां से फाउंडेशन, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सब जरा रिफ्रेश करके देखो इसकी कॉस्ट होती है क्या? यस सर, एक कॉस्ट तो होती है इसकी, इसको बोलते हैं बेटा। और जो कि कॉस्ट इसमें नहीं होती, नहीं होती ना। तो जब हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल, उसकी कॉस्ट, उसकी इश्यू की कॉस्ट एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी कैपिटल पे चलते हैं। नहीं तो अभी कूद कूद के पढ़ेंगे ना, अपनी कोई बात कंप्लीट ही नहीं होगी। इक्विटी पे है, इक्विटी को निपटा देते हैं। इसे हम बोलते हैं फंडा नंबर 3। कोई भी कैपिटल इश्यू होगा ना बेटा, तो उसमें एक कॉस्ट होगी, इश्यू की कॉस्ट भी होगी। कॉस्ट कैपिटल की तो होगी, इश्यू की भी कॉस्ट होगी, जिसे हम बोलते हैं IMC, इश्यू मैनेजमेंट कॉस्ट। हमारे स्टडी मैट में इसी को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट, FC बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें क्या क्या आता है? सिंपल सी बात है, कुछ चीजें आती हैं। जैसे पहला ब्रोकरेज आता है, दूसरा कमीशन आता है, तीसरा प्रिंटिंग मतलब सीधी सी बात है, अंडर राइटिंग कमीशन आता है। यस, प्रिंटिंग, लीगल फी एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती है। हो सकता है इशू मैनेजमेंट कॉस्ट दिया हो क्वेश्चन में, हो सकता है फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से एक 4% बता दिया हो सकता है ब्रोकरेज लिखा हो, कमीशन लिखा हो, अंडर राइटिंग कमीशन लिखा हो, प्रिंटिंग, लीगल फी एटसेट्रा, मैनेजमेंट कॉस्ट, ये वो कुछ ना, इशू मैनेजमेंट कॉस्ट, कुछ ना कुछ किसी ना किसी हेडिंग से, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कुछ ना कुछ इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ ना कुछ नाम लिया हो, नाम जो भी लिया हो, अगर वो इंडिकेट करता है कि ये इशू मैनेजमेंट कॉस्ट है, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ इशू। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल OTC ने एक इक्विटी इश्यू किया 2000 रुपीज का, ठीक है, तो इश्यू प्राइस इज 2000 रुपये, और OTC ने कहा कि इसको इश्यू करने में कुछ अपने को कॉस्ट लगी है, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। और वो उसने दो तरह से बोला, उसने बोला ब्रोकरेज दिया मैंने 2% ब्रोकरेज दिया, 1% लीगल फीस लगी, मतलब 3% प्लस 1% अदर फीस लगी, मतलब 4%, मतलब 2000 का 4%, आजा भाई कैलकुलेटर का 4%, तो 80 रुपीज। सो माई इशू प्राइस 2000 लेस फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज 4%, ठीक है, दैट इज 4%, दैट इज 80 रुपी। तो मेरे को नेट रिसीट क्या हुई एज अ कंपनी OTC, मेरे को आया क्या पैसा, कैश इनफ्लो क्या आया, मेरे को कैपिटल एक्चुअली कितना मिला, मेरे को 2000 तो नहीं मिला ना बेटा, मेरे को तो 80 रुपया काट के मिला, वो तो चला गया। मतलब सीधी सी बात है, ये कैश इनफ्लो तूने बोला था, ये इश्यू प्राइस है, ये कैश आउटफ्लो उसको इश्यू होने से पहले आ गया, तो मतलब नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू 1920, ठीक है, 1920। तो मेरा एक्चुअल कैश फ्लो क्या हुआ, कैश इनफ्लो क्या हुआ, एक्चुअल कैपिटल मेरे हाथ में क्या आया। मैं किस पे कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, 2000 पे या 1920 पे? सर 1920 पे, क्योंकि आपको जो मिला वो 1920 मिला, अब जो दोगे वो 1920 में से दोगे, बोलो यस और नो, ठीक है। इसी नेट कैश फ्लो को मैं जानबूझ के कैश फ्लो के रेफरेंस से बातें कर रहा हूं, सो दैट कि पैसा कैलकुलेट करने में ना रटी रटाई बातें नहीं लगानी चाहिए। इसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। तो कितनी बातें तुमने सीख ली अब तक? ज़्यादा नहीं सीखी सर,
सबसे पहले हमने, सर एक बार समरी कर रहा हूँ सर, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें कैपिटल चाहिए, कैपिटल को पहचानो जिसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। एक 1-to-1 कॉस्ट पे तब जाएंगे जब अपन कैपिटल को पहचान लेंगे, क्योंकि कैपिटल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना तो मैंने पिछले एग्जांपल में ही तुमको बता दिया है, तो बहुत ही सिंपल है। फिर मैंने कहा कि ये कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दुश्मन को पहचानना, ठीक है। उसके बाद टारगेट हिट करना आसान है। किस नेचर का है, इसके साथ क्या बोनस में आ रहा है, क्या फ्री में आ रहा है, क्या बैगेज लेके आ रहा है ये, ठीक है। इस पैकेज को समझना वो इंपॉर्टेंट है। इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल इक्विटी है, इसकी भी कॉस्ट है, KR है। एक्सटर्नल इक्विटी है, चाहे इशू किसी भी प्राइस पे हो, इशू प्राइस को पहचानना है अपने को, ना दिया हो तो मार्केट प्राइस KE है, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी के केस में एक कॉस्ट और फ्री में आती है जिसे बोलते हैं इशू मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करना है, हमको पता चल गया। इशू मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है, जब वो इशू करते हैं तो उसमें ये चीजें हमें पे करनी पड़ती है, फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं उसको। सर ये कैलकुलेट होगी किसके ऊपर, इशू प्राइस के ऊपर। तो हमारा जो नेट रिसीट होगा एक्चुअली उसी को बोलेंगे नेट प्रोसीड्स। क्या बोलेंगे, नेट प्रोसीड्स। तो हर क्वेश्चन में आपको अमूमन ऑन एन एवरेज CA CS CA में सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स के क्वेश्चंस में, BCom में कहीं भी देखोगे, कभी भी इश्यू होगा ना एक्सटर्नल इक्विटी, तो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट हर सवाल में होता है। और ये बहुत छोटी सी बात होती है, बहुत ही छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात होती है, ऐसे कैलकुलेट होती है बेटा। इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। तो जैसे ही क्वेश्चन दिखे, परसेंटेज में गिवन हो या ब्रेकअप में गिवन हो, आपको नेट प्रोसीड्स पहले निकाल लेनी है और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगी, नेट प्रोसीड्स पे होगी। ये भी डन हो गया। सर इसका फॉर्मूला दे दो, ये फंडा नंबर 3 में ही चल रहा है। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इश्यू प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, एट पार है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस और माइनस, ध्यान से सुनना जो कहने जा रहा हूं, प्लस क्या होगा प्रीमियम, माइनस क्या होगा डिस्काउंट, ठीक है। प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं IMC, दैट इज योर नेट प्रोसीड्स। तो ये वाला फॉर्मूला हर बच्चे को दिमाग में रहना चाहिए। इस तरह से इतनी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। सवाल अभी आएगा आपको आंखों के सामने, हम इस पे सवाल करने वाले हैं। डन है। तो नेट प्रोसीड सबको डन हो गया। एक छोटा सा नोट ले लो, NP बोलेंगे आगे से इसको, नहीं 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 नहीं, नहीं। नोट्स ऑन NP, दिस इज एप्लीकेबल, लिखना बहुत जरूरी है, ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी एंड नॉट in case of internal equity। डन है, ठीक है। और एग्जिस्टिंग और ओल्ड सिक्योरिटीज, जब तक कुछ इश्यू नहीं हो रहा तो इश्यू मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं आएगा। ये नहीं कि किसी भी सिक्योरिटी की कॉस्ट निकालते हुए आप इसको लगाते फिर रहे हो मोरनी बन के, ऐसा कुछ नहीं करना। डन है। चलो यहाँ तक जो कुछ भी तुमने सीखा, इक्विटी से रिलेटेड जितनी बातें थी, एज अ कैपिटल जो मोटी मोटी मेन बातें थी मैंने क्लियर कर दी हैं। पहले नोटो देन विल टॉको। तो ये लो जी, आप अपना फुल स्क्रीन, पहले ये वाला पेज नोटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये वाला पेज पॉज करो और प्लीज़ नोट करो, देन यहाँ पॉज करो, नोट करो, देन गो टू दिस पेज। एवरीथिंग शुड बी नोटेड ऑन पेन एंड पेपर, बिकॉज 1.5 डेज में ये चीज़ आपको काम आएगी, फटाफट रिवीजन करने में काम आएगी। देन पॉज एंड नोट दिस वाला पेज,
ठीक है, इसके बाद भी कुछ है क्या? यस, एंड दिस फाइनल नोट, एंड लेट्स प्रोसीड नाउ फ्रॉम हियर। नोटिंग आपको करते रहनी है, बहुत ही सिंपल है। नोटिंग क्यों करनी है? मैं हमेशा कहता हूं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो ये सारी नोटिंग तुम्हारे पास, तुम्हारे पेन एंड पेपर के साथ, तुम्हारी नोटबुक के अंदर होनी चाहिए, सो दैट कि 1.5 डेज अपना बड़ा सुखी होता है, रिवीजन बहुत अच्छा होता है। कोई भी डाउट हो, कई बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया या मैंने व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं किया, बट यू हैव द नोट्स, so you will go and check and you will come to know, yes सर ने यहाँ पे बताया था। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने क्या क्या कवर किया है, जरा एक बार क्विक रिकैप कर लो फटाफट, क्योंकि फंडाज एकदम साफ होने चाहिए जब हम सवाल पे जाए। सर हमने सबसे पहले तो ये प्रूव किया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अपना फंडा बहुत क्लियर है, काम में हो दम और दाम में हो कम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी मिनिमाइज हो, वैल्यू ज़्यादा ऐड करने वाली हो और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो। इसी माइंडसेट के साथ हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। तो हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द वैल्यू। ओके, उसके बाद एक छोटा सा सवाल किया, उसको हमने कैलकुलेट करके देखा कि कैसे निकालते, क्या मिला और क्या दिया। दिया कॉस्ट डिवाइडेड बाय मिला कैपिटल, उसके परसेंटेज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के लेक्चर लगेंगे इसके अंदर, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है वो सब यूज करने वाले हैं, ठीक है। कभी भी सीखा हो लाइफ में वो यूज होने वाला है, पूरा अप्लाई होने वाला है, डन। बट कोई बात नहीं, कुछ जगह पे बिना उसके भी आप काम चला सकते हो। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अभी लेक्चर छोड़ के पहले टीवीएम का चैप्टर करने चले गए अपन और करके आए फिर शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करवा दूंगा। उसके बाद दूसरा फंडा कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात कर रहा हूं। इक्विटी इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल इक्विटी ऐसी होगी जिसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, और एक्सटर्नल इक्विटी वो है जो आपका कॉस्ट तो दोनों की है, जो इशू एट पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन इशू करते हुए इस पे इशू मैनेजमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करना हो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें करेंट जो भी सिक्योरिटी की, इक्विटी की जो भी ट्रेडिंग प्राइस है, जो भी करंट मार्केट प्राइस है, उसको कंसिडर करते हैं। इन दैट केस इशू प्राइस गिवन हो तो इशू प्राइस को कंसिडर करते हैं, बात खत्म हो गई, इसमें कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। आईएमसी बोले तो फ्लोटेशन कॉस्ट, एफसी बोले तो क्या है, इश्यू मैनेजमेंट कॉस्ट है। इन दीज फॉर्म्स आती है। जब ये आएगी तो एक्चुअल जो इश्यू प्राइस होगा वो कैलकुलेट करना होगा, जिसे हम नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनपी, नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। उसमें वो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हैं। जिस पे भी हमारी सिक्योरिटी इशू हुई है, प्रीमियम पे, एट पार पे या डिस्काउंट पे, उसमें घटाएंगे फ्लोटेशन कॉस्ट को और अपन निकाल लेंगे नेट प्रोसीड, और इस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होगी। एग्जिस्टिंग ओल्ड सिक्योरिटीज पे ये अप्लाई नहीं होती है। मतलब केई निकालते हुए हमको नेट प्रोसीड की बात करनी है, केआर निकालते हुए नेट प्रोसीड की बात नहीं करनी है। मतलब अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगा, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगा तो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ केई इज इक्वल टू केआर होगा। हाँ, के इज इक्वल टू केआर होगा। आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी समराइज्ड वे में आपको हिंट किया, दिमाग में डाला, लॉजिक डाला, बस। नेक्स्ट सर, अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, फंडा नंबर 4, अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो सर अदर फॉर्म्स में क्या आएगा, देखो सबसे पहला तो तुम्हारा आ जाएगा, अब बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, क्योंकि इक्विटी से निकले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे जाके लटके। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे तुम्हारा कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कोई क्वेश्चन होगा, लिखा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब क्या है ये 10% क्या है, ये 10% बोले तो 10% डिविडेंड होगा। कैसा डिविडेंड होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। क्या अंतर है डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड में, कि इसको डिविडेंड रिसीव करते हुए प्रेफरेंस होती है ओवर द इक्विटी। पहले इसको पे करना पड़ेगा, मतलब पहले मेरा पैसा ला फिर तू अपना पैसा लियो, तो इसको प्रेफरेंस देनी पड़ती है आपको डिविडेंड पे आउट करने में। यस, डिविडेंड। क्या सर इसमें कोई इंटरेस्ट लगती है, बिल्कुल नहीं। क्या इस पर टैक्स लग सकती है, हाँ लग सकती है, कैलकुलेशन आगे सिखाऊंगा। बट अभी क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में होगा, इसको क्या करना है, पे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसकी कॉस्ट क्या है,
प्रेफरेंस डिविडेंड की कितनी है, 10% है। तो जो भी होगा 10% इसको हमको पे करना है, ठीक है, डन। अब हम आते हैं सर दूसरे अदर सोर्सेस ऑफ कैपिटल के ऊपर। अब ये है सर टर्म लोन्स। टर्म लोन सर हमने बैंक से लिया, ये भी फॉर्म ऑफ डेट है, सीधी सी बात है। टर्म लोन हो, बॉन्ड हो, डिवेंचर हो, फॉर्म ऑफ लोन ही है। टर्म लोन से हमने दिया 12% टर्म लोन, तो इसकी कॉस्ट क्या है, तो सर प्राइमा फेसी इसकी कॉस्ट तो 12% है, इसकी कॉस्ट क्या है, 12% है। तो इसके लिए जो कॉस्ट हम देंगे क्या है, 12% है। इसमें एक राइडर लगा हुआ है, अभी बताता हूं क्या राइडर है। 12% है, 12% है, मतलब इस पे हमको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है। कितना, 12%। यहां डिविडेंड नहीं होगा, यहां क्या होगा, इंटरेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ टर्म लोन। बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट देना होगा। इसको क्या, कैसे, इसका नाम क्या रखेंगे, केटी। इसको क्या बोलेंगे, केटी, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। सर इसको भी नाम दे दो केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसी तरह से अपने पास तीसरा आइटम आएगा डिवेंचर्स, जिसका कैलकुलेशन अभी तुमने किया है। तो सीधी सी बात है, डिवेंचर्स लिखा होगा 12% डिवेंचर्स। प्रेफरेबली इसको हम डेट लिखते हैं, बॉन्ड हो या डिवेंचर हो, डेट लिखते हैं, डेट। इसकी भी कॉस्ट होगी, इसकी डिवेंचर के केस में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। डिवेंचर के केस में क्या देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, लिख ले यार, क्यों नाराज हो गया, सॉरी मित्रों, सॉरी भाई, कभी कभी छोड़ देते हैं साथ हमारा। यस यस यस, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट होगी, इंटरेस्ट होगी। इंटरेस्ट कितनी है, 12% है। जो इंटरेस्ट वाली बातें कर रहा हूं ना मैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी कॉस्ट क्या है, 12%। इसको क्या बोलेंगे हम, इसका भी नाम देते हैं केडी। तो कितने नाम मिल गए यार तुमको अब तक, तुमको केई मिला, केआर मिला, केपी मिला, केटी मिला, केडी मिला, बाकी सारे डेट केडी है, केडी, केकेडी नहीं, केकेडी तो कभी सीधी नहीं होती, ये केडी है, ठीक है, डन। इतने सारे कॉस्ट हो गए। डिविडेंड वालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें थोड़ा सा डिवेंचर्स एंड टर्म लोन पे बात करनी है। मतलब किस पे बात करनी है, इंटरेस्ट वालों में इंटरेस्ट दिखाना है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या फर्क है। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या फर्क है। तो एक फंडा दे रहा हूं आपको, अभी एकदम बेसिक्स बता रहा हूं आपको। फंडा नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस, कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, विच वन इज बेटर। इंटरेस्ट पे करना सही रहेगा या डिविडेंड पे करना सही रहेगा, अब ये भी डायलेमा है। अगर तुम बाय मैथमेटिक्स जाओगे, फाइनेंस के मैथमेटिक्स के हिसाब से जाओगे, तुमको लगेगा यार इंटरेस्ट मतलब सारा कर्जा ही ले लेते हैं, ऋणम लित्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेके घी पियो, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नाम की भी कोई चीज होती है ना, बट कोई बात नहीं, सीखते हैं पहले। इंटरेस्ट देने में और डिविडेंड देने में क्या फर्क है, ध्यान से सुनो। जब हम इंटरेस्ट देते हैं तब हमारा इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखता है, ये लिख लेना। और जब हम डिविडेंड देते हैं तब हमारा इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखता है। मतलब जब हम इंटरेस्ट देते हैं तब कैसा दिखता है, और जब हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो हमारा इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखता है। क्या फायदे हैं इंटरेस्ट देने के, तो मतलब हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिल जाएगी इस डिस्कशन से, इस प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल से, कि हमें डिवेंचर के साथ जाना चाहिए, टर्म लोन के साथ जाना चाहिए, या प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ जाना चाहिए। हमें जो अपना कॉस्ट, जो अपना कैपिटल है, कॉस्ट वाइज
किसको कंसिडर करना चाहिए? वैसे एक कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है, बट इसकी बेस, इसका नींव, इसका जो फाउंडेशन है वो अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में पड़ जाता है। वो फंडा सीखने की कोशिश करें, इसके बेसिस पे हम आगे डिसीजन लेंगे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लेट्स डिस्कस दिस। मैं इनकम स्टेटमेंट बना के दे रहा हूं, तुम मेरे साथ इनकम स्टेटमेंट बनाओ, आराम से बनाओ, और अभी डिस्कस कर लेंगे और कॉस्ट को कैलकुलेट भी कर लेंगे और सब समझ भी लेंगे कि दोनों में क्या फर्क है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए हम दो कंपनियों को आधार बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं। ठीक है, एक तरफ पर्टिकुलर लिखना, और दो कंपनियां मैं लेता हूं, थोड़ा फनी सा नाम लेते हैं। एक है ब्लैक पिंक, नहीं हाँ ब्लैक पिंक, और दूसरा है बहुत पॉपुलर है तुम्हारे बीच में, वो है बीटीएस आर्मी। दो कंपनियां दो तरीके से सोचती है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों के काम करने के तरीके, दोनों का इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। बीटीएस आर्मी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास डेट है, 100% डेट पे काम कर रही है ये। और दूसरी तरफ ब्लैक पिंक है, इसके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी है। मतलब अपना अपना तरीका है कैपिटल स्ट्रक्चर पे करने, कैपिटल स्ट्रक्चर रखने का। सो द आइडिया इज कि ये जो पहली वाली कंपनी है इसको इंटरेस्ट पे करना होगा, ये डिविडेंड पे करने जा रही है। लेट्स प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ ऑन एन अज्यूम डेटा से ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों कंपनी की 100 है। अब आपको पता है कि बीटीएस को कितना पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। सो लेस इंटरेस्ट से 20 रुपीज इसका इंटरेस्ट जाता है, और इसमें तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं बिकॉज यहां डेट है ही नहीं। सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट विल बी 80 एंड हियर इट विल बी 100। नाउ सपोज लेस टैक्स एट द रेट 30%, चलो 30% ले लेते हैं। तो इसे टैक्स कितना पे करना है, बीटीएस आर्मी को टैक्स पे करना पड़ेगा कितना, 24 रुपीज। ठीक है, और इसे पे करना पड़ेगा 30 रुपीज। अब देखो यहां पे इंटरेस्ट की वजह से अभी आगे बात करेंगे, बाकी पहले यही बात करते हैं। इंटरेस्ट पे किया और इंटरेस्ट नहीं पे किया। इंटरेस्ट पे करने की वजह से टैक्स कितना कम पे करना पड़ रहा है, 6 रुपए का इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, और इसको 6 रुपए का ज्यादा पे करना पड़ रहा है। मतलब इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेव हुआ ना, इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेव हुआ ना। इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अगर इसका कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, अगर मुझे कोई पूछता हो नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द कंपनी, इंटरेस्ट पे करने के लिए नेट कॉस्ट क्या लगी, तो मैं क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट 20 का था, 1 माइनस टैक्स, ये माइनस हो गया, मतलब 20 एंड 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.7, मतलब 14 रुपीज ही मेरे को कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पड़ी। पे जरूर मैंने इंटरेस्ट 20 रुपए किया है, लेकिन कंपनी को कॉस्ट क्या पड़ी है, 14 रुपीज पड़ी है। तो ये 6 रुपए क्या हुआ, इस 6 रुपए को जो हमने पे नहीं किया, जो इंटरेस्ट की वजह से सेविंग हो गई, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट टैक्स शील्ड बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड क्रिएट हो गया, या इंटरेस्ट सेविंग हो गई हमारी। और ये कितने से होगी, ये इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। ठीक है, समझा क्या, ये अपना इंटरेस्ट सेव हो गया, 6 रुपए का अपना इंटरेस्ट सेव हो गया। ये फायदा है आपको डेट लेने का। अगर इस हिसाब से देखो तो तुमको तो डेट लेना ही चाहिए। सारी कंपनी का सारा कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ही डेट, कर्जे पे ही चलाओ सारी कंपनी। बट नहीं,
आगे स्टडी करेंगे। जो सस्टेनेबल ग्रोथ आती है ना, वो इक्विटी से आती है, वो इंटरनल इक्विटी से आती है, स्पेशली सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी। बट अभी इमीडिएट हमें अगर प्राइमा फेसी देखना हो, सो दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू गिव मी दिस मच टैक्स शील्ड। इससे हमको कॉस्ट टू द कंपनी कम आ रही है, मतलब डेट हमेशा मेरा सस्ता होने वाला है इस वजह से। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सस्ता हो, बट इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से, जो एलिमेंट अभी डिस्कस कर रहा हूं, मेरे को सस्ता पड़ने वाला है। इसके आगे कंप्लीट करते हैं इसको। तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका कितना है? इसका आएगा 56। ओके, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 70। देखो यही 14 रुपीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे। अब मान लो लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो यहां तो होगा नहीं, यहां तो नील है, यहां पे होगा। से हमने 20 में से 14 रुपए दे दिया प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अब बताओ अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हो गया? अर्निंग फॉर इक्विटी, ठीक है। तो ये हो गया अपना 56 और ये हो गया अपना 56। अब ध्यान से देखो, लेस डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मान लो हमने, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो नील है, यहाँ पे 6 रुपए दिया क्योंकि 20 देने थे ना। तो अभी देखो इसका क्या हो गया? 56 और इसका कितना हो गया? 50। अर्निंग्स किसकी ज़्यादा हो गई आफ्टर डिविडेंड? ऑब्वियसली इस वाले बीटीएस आर्मी की हो गई। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हमें डिवेंचर के साथ जाना है। डिवेंचर का एलिमेंट रहना चाहिए, बस कितना डेट और कितना इक्विटी, दिस डिसीजन विल बी टेकन लेटर ऑन। बट इमीडिएटली विद दिस इफेक्ट, अगर मुझे कल को कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना हो तो मुझे ये टैक्स का बेनिफिट, ये टैक्स माइनस करना ही पड़ता है, ये टैक्स माइनस करना पड़ता है। ये बार बार ये छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये टैक्स माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये फायदा है इस वाले कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ जाने का। विद डिविडेंड जाना है या विद इंटरेस्ट जाना है, शेयर कैपिटल के साथ जाना है, प्रेफरेंस के साथ जाना है, इक्विटी के साथ जाना है, टर्म लोन के साथ जाना है, डिवेंचर बॉन्ड्स के साथ जाना है। ये अलग अलग कैपिटल के अलग अलग प्यार के साइड इफेक्ट है और ये हमने अब तक सीखा है। आई होप यू हैव डन इट। एक बार इसको नोट करो सो दैट वी कैन प्रोसीड विथ अदर टॉपिक्स। फर्स्ट नोट इट डाउन, पहले ये वाला पेज नोट करो। आई होप ये वाला तो हमने कर लिया था, ये वाला नोट करो। देन पॉज लो, स्क्रीन पॉज करके ये वाला नोटिंग करो और ये वाला नोटिंग करो। मैं ये इसलिए करा देता हूं कोई नोटिंग रह ना जाए। और चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अगर नोटिंग हो गई है, अब आगे बात करें। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात थोड़ी सी अधूरी रह गई, वैसे ही बात कंप्लीट कर देता हूँ आगे के लिए सही रहेगी। ये मैंने बोला ना 6 रुपए, ये तो देखो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। इससे मुझे पता चल गया कि इससे मैंने ये देखा कि नेट कॉस्ट मेरी क्या है। लेकिन मैंने बोला ना इससे शील्ड क्रिएट होता है ये 6 रुपीज़ का। अगर इसको फॉर्मूले में डालना हो तो कुछ नहीं है। इंटरेस्ट टैक्स शील्ड इज व्हाट? इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट। सीधी सी बात है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। मैं ये जानबूझ के डेरिवेशंस कर रहा हूं, बात कर करके ना फॉर्मूले। नहीं तो क्या होता है, बच्चे ना ये सब फॉर्मूले में लिखते हैं और लिख लिख के रटते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंटरेस्ट है अपना 20 का, टैक्स रेट है 0.3 इज इक्वल टू 6। ये जो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कितनी सेविंग हो रही है इंटरेस्ट पे करने की वजह से। अगर सिर्फ मुझे वही निकालना हो, इंटरेस्ट सेविंग कितनी करा रहा है 6 रुपए, तो मैं क्या करूंगा? I इंटू टी, खत्म कहानी। तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। यहां तक हमने क्या देखा बच्चे? यहां तक हमने क्या देखा कि अब तक अलग अलग हमारे पास कॉस्ट्स हैं, अलग अलग हमारे पास कैपिटल के स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग। अगर हमको इनका पहले मान लो हमें एक तो 2 पार्ट में हम पूरे सिलेबस को करने वाले हैं। या तो हम पहले कैलकुलेशन सीखें कि स्पेसिफिक कॉस्ट निकालना सीखें, मतलब के ई निकालो, के आर निकालो, के डी निकालो, के पी निकालो। या तो एक तरीका है कि एक एक को निकालें और फिर बाद में आगे की बात करें। बट मैं क्या चाहता हूं कि हम ये इस तरीके से ना पढ़े। हम पहले देखें कि हमारा केसी क्या होता है। पहले इसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके आते हैं और ये वाला डेटा मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू सप्लाई यू विद दिस डेटा, मतलब के ई, के डी, के आर, के पी मैं पूरा दे दूंगा आपको। ये डेटा मैं दे दूंगा एज इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट।
से मैंने कह दिया कि ई 14% है, मैंने कह दिया कि आर 20% है, कह दिया ये 10% है, ये 12% है। ऐसा करके मैं एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर का डेटा आपको प्रोवाइड करता हूं और उसके बेसिस पे पहले हम केसी निकालना सीखते हैं, हम अपना एंड गेम समझते हैं, फिर उसके बाद जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग, दिस इज व्हाई आई एम गोइंग टू डू दिस रिवर्स इंजीनियरिंग, उसके बाद जब अपन लौटेंगे ना और जब एक एक को निकालेंगे के ई, के डी, के आर, के पी, के टी, तो अपने को ये लगेगा कि यार ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जाके इसको एंड करना है, एंड इट्स वेरी इजी, राइट? सो लेट्स लर्न हाउ टू कैलकुलेट दिस केसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस कॉस्ट ऑफ capital, overall cost of capital. So फंडा नंबर जनरली लोग क्या करते हैं बीकॉम में या अदर कोर्सेस में, बच्चे क्या करते हैं पहले के डी, के ई, के पी, ये सब के सारे टेक्निक से निकालना शुरू करते हैं, पहले इसको निकालते, उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करना सिखा रहा हूं और ये तरीका आपको ज्यादा इजी लगेगा। देखना जब हम कर लेंगे ना तो तुमको लगेगा कि रियली सर आप ठीक कह रहे थे, अब हमें ना पूरी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, ब्रॉडर पिक्चर समझ में आएगी। फंडा नंबर 6, हाउ टू कैलकुलेट केसी, केओ, और इसी को हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, और इसी को बोलते हैं हम हर्डल रेट, और इसी को बोलते हैं हम कट ऑफ रेट, और इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट, कोई बात नहीं, डिस्काउंट रेट, और इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड, रुक जा यार, रेट ऑफ रिटर्न, और कुछ और भी बोलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, ठीक है? हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सर एक एग्जांपल दो, आओ मेरे साथ एक एग्जांपल करो। तो इसके लिए जरूरी होगा तुम्हें मैं पूरा पहले कैपिटल स्ट्रक्चर दूं और हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट की जितने लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल में दे रहा हूं उन सब का कॉस्ट भी प्रोवाइड करूं और कितना है वो भी प्रोवाइड करूं, ऐसा डेटा दूंगा। फिर तुम्हें केसी या केओ कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसके स्टेप्स भी बताऊंगा। तो पहले ये दिमाग में रखना है, फिर उसके बाद में हम एक एक निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, बहुत ईजी है। और वैसे भी आपको ब्रीफली तो मैंने बता ही दिया कि अगर अगर केडी निकालनी है, डेट का कॉस्ट निकालना है, सीधी सी बात है, I माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा यार, ठीक है, सिंपल सी बात है। 10% है, 40% टैक्स है, तो 10 इंटू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 6%, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। अभी सुनो, एक कंपनी है जिसका नाम है BTS लिमिटेड, इसका मैं कैपिटल स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, एंड इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है वो सुनो ध्यान से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो। सर सबसे पहला तो ये कह रहा है सर इक्विटी, और ये कह रहा है मेरे पास 20 लाख इक्विटी है, इशूड एट ₹10, तो कितना हो गया 200, और मैं डेटा रख रहा हूं इन लैक्स, ठीक है, ये हमारा डेटा लैक्स में रख रहा हूं। ये 200 करोड़ हो गया, मतलब 200 लाख का हो गया, 20 लाख इंटू 10, 200 लैक्स, डन है। उसके बाद ऑफ कोर्स रिटेन्ड अर्निंग भी होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स इसको रख लेते हैं 400 लाख। उसके बाद कुछ परसेंटेज अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, कुछ परसेंटेज अपना टर्म लोन भी होगा, और कुछ परसेंटेज अपना डेट भी होगा, डिवेंचर्स भी होंगे, ठीक है। अपन ने रखा 12% PSC, 13% टर्म लोन, 14% टर्म लोन और 13% डिवेंचर। PSC हमने रख लिया से 200 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर रख लिया 24600, कितने हो गए 4 2 6 2 8 6 14, 1600 अपन ने रख लिए टर्म लोन। अब बताओ इसमें क्या ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है इस कैपिटल स्ट्रक्चर में या इक्विटी? ऑफ कोर्स सर डेट ज़्यादा है ना, ये डेट ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, डन।
ठीक है, ये जो हमने डेटा आपको प्रोवाइड किया ना इन लैक्स, अब इसको फर्दर मैं और डिकोड कर देता हूं। ये डेटा मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया बुक वैल्यू पे, ये लिखो, ये पहले प्रोवाइड किया तुमको बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, एज पर द कंपनी बैलेंस शीट, ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब एक डेटा होता है मार्केट वैल्यू पे, अब ये भी समझना है। तो ये टोटल कितना हुआ यार, 3000 lakhs, राइट। इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो सारा कैपिटल स्ट्रक्चर टोटल जो कंपनी का बैलेंस शीट का ये डेटा जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड का उठा के सारा का सारा दे दिया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस 3000 को क्या बोलते हैं, ये देखो एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, बोलते हैं ना। बुक वैल्यू इसको बोलते हैं वैल्यू एज पर द बैलेंस शीट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। जस्ट डिकोड कर रहा हूं। अब इसी का डेटा हमारे पास मार्केट वैल्यू पे इन लैक्स अवेलेबल है, मार्केट वैल्यू पे यही चीज, यही 20 लाख इक्विटी जो इश्यू की गई थी 10 रुपए पे, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देखना, ये है 2000 लाख का। क्या बात है, मतलब दिस इक्विटी इज ट्रेडिंग एट, अगर तुमसे पूछूं ये 20 लाख इक्विटी अब कितने पे ट्रेड कर रहा है, 10 पे या 100 पे, तो तुम क्या बोलोगे, एट द रेट 100। और तुम्हें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने को दिया जाए तो तुम किस पे कैलकुलेट करोगे, 10 पे या 100 पे। आज कैलकुलेट कर रहा हो तो किस पे करोगे, अभी मैंने बताया था। अभी देखो वो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में कंक्लूड करा रहा हूं। सर ऑब्वियसली हम अगर आज इश्यू करेंगे तो 100 पे इश्यू करेंगे ना, हाँ अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तो माइनस कर देंगे, तो मेरा जो नेट प्रोसीड होगा वो पता करना होगा, वो ट्रेडिंग एट जितने पे वो ट्रेड कर रहा है। मतलब यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि मेरी इक्विटी इज, यहां पे एक छोटा सा वर्ड दे सकते हैं ना इसके लिए, कि माई इक्विटी इज ट्रेडिंग एट ₹100 बोल सकता हूं ना, यस। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू की, तो मार्केट कोई रिटेन अर्निंग नहीं होती है उसकी, मार्केट वैल्यू पे। वो बात अलग है कि इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं 2000 को, कि इसके पाले में कितना जाएगा और इसके पाले में कितना जाएगा, लेकिन ये जो रिटेन मार्केट जब इक्विटी की वैल्यूएशन करता है, मार्केट वैल्यू पे करता है, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इक्विटी को मिला के वैल्यू करता है। मतलब इसके सामने अपना डेटा आएगा नील, इसके सामने अपना मार्केट वैल्यू पे डेटा आएगा नील, ठीक है, डन। उसके बाद 12% जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 200 का, ये आज ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर 240 पे, 240 पे। मतलब ये क्या हुआ, ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है ना, ये 40 लाख ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है ना। तो आज अगर मुझे इश्यू करना हो तो किस पे करूंगा, 240 के हिसाब से करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा टर्म लोन 16,000 का था, ये आज भी 16,000 का ही रहेगा, 1600 का ही रहेगा। और डिवेंचर 600 का था, ये अभी कितने पे ट्रेड करा, 540 पे। मतलब ये प्रीमियम पे नहीं जा रहा, यहां पे देखो, यहां पे प्रीमियम लग रहा था, यहां पे डिस्काउंट हो गया। बोलो यस और नो, ये बात समझ में आ गई क्या। और ये टोटल कितना हो गया, 2000 प्लस 240 प्लस 1600 इज इक्वल टू एंड प्लस 540 इज इक्वल टू 4380। इज इट क्लियर। इसको क्या बोलेंगे हम, 4380 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मार्केट वैल्यू, कंपनी के पूरे इसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है, इसे बोलेंगे हम एंटरप्राइज वैल्यू या कैपिटल एम्प्लॉय ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है, जो मैंने कॉस्ट अभी तक आपको दी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, दो कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि ध्यान से सुनना, आपका ये वाला कॉस्ट तो गिवन है प्रेफरेंस शेयर का, क्योंकि इसको तुम डिविडेंड देने वाले हो, ये तो 12% डिविडेंड देने वाले हो, क्लियर है। इस टर्म लोन पे 14% तुम इंटरेस्ट पे करने वाले हो, ये भी क्लियर है। टैक्स रेट मैं नहीं दे रहा हूं, 13% तुम डिवेंचर देने वाले हो, इसको भी तुम डिवेंचर है, इस पे इंटरेस्ट देने वाले हो, ये भी क्लियर है।
तुम्हें इक्विटी की कॉस्ट में बता देता हूं 20%, ये मैंने दिया के ई एंड के आर, मीन्स के ई इज इक्वल टू 20%, के आर इज इक्वल टू 20%, इफ यू आस्क मी के पी इज इक्वल टू 12%, के टी इज इक्वल टू 14% एंड के डी इज इक्वल टू 13%। दो की मैंने तुमको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यहां पे जब जब इंटरेस्ट पे करेंगे इंटरेस्ट टैक्स शील्ड होगा, उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा, उसके बगैर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब यहां पे नो टैक्स, कोई टैक्स रिजीम नहीं है, ये मेरी अजम्पशन है, ये सही नहीं है, लेकिन मैं अजम्पशन ले रहा हूं सो दैट कि अभी मेरा फोकस क्या है, तुमको के सी, क्योंकि देखो तुम्हारे को अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर की, अलग अलग कैपिटल के अलग अलग सोर्सेस का मैंने कॉस्ट बता दिया है। मैं जानना चाहता हूं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे। तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, कैसे लगाओगे, कैसे निकालोगे। अकाउंटिंग का, कॉस्टिंग का, फिर अदर जनरल अरिथमेटिक का ब्रेन लगा के देखो कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो, एकदम कॉमन सेंस जनरल नॉलेज, कैसे निकालोगे, लेमैन्स टर्म में कैसे निकालोगे। ये सर अपने अलग अलग की तो दे दी है, बुक वैल्यू पे दे दिया, मार्केट वैल्यू पे दे दिया, मैं बुक वैल्यू पे भी निकाल सकता हूं और मार्केट वैल्यू पे भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को टोटल कैपिटल इंप्लॉयड तो पता है, बुक वैल्यू पे भी पता है और मार्केट वैल्यू पे भी पता है। तो आपको नहीं लगता कि मैं एक एक एलिमेंट का वेट निकाल सकता हूं? बोलो यस और नो। एकदम फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक, बचपन का पांचवा, चौथा, तीसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास की बात कर रहा हूं मैं। सर मैं अगर सबका वेट निकाल लूं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, कि टोटल जो कैपिटल हमने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, इंप्लॉयड किया है, इसमें अलग अलग का वेट क्या है, और उसकी वेट से उसका के ई, के डी, के सी, के पी अगर अपन के टी एंड के डी कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको नहीं लग रहा कि मुझे एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा? हाँ मिल सकता है, ये तो डिस्कशन था, कैसे मिलेगा आओ यहाँ पे करते हैं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका सोल्यूशन, एकदम प्यार से एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। कोई भी बच्चा जो मुझे पहली बार सुन रहा है, ये उसके लिए है ये वीडियो। जो तो पहले से बना चुके हैं, ये सब काम कर चुके हैं, उनको तो लगेगा कि यार मुझे तो पता ही है। ठीक है, बनाते जाओ, जितना बन सकता है बना लो यहाँ पे डब्बे, बाकी कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। यस बॉस, सबसे पहले लेट्स राइट हियर कैपिटल सोर्सेस। तो यहाँ पे है हमारे पास इक्विटी, यहाँ पे है रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ पे है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे है 13% डिवेंचर डेट एंड 14% टर्म लोन। ठीक है, यस। बुक वैल्यू पे देख लेते हैं कितना है। इक्विटी कितनी है? 200 की है। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 400 की है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? 200 का है। देन 1600 और 600, 600 और 1600, फिर 200 का है, फिर 600 है और फिर 1600 है। ठीक है, यस। ये टोटल कितने का है? 3000 का है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? बुक वैल्यू के हिसाब से कैपिटल का वेट निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। कैसे निकालना है? वेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? वेट्स निकालने। रुको, सबसे पहले वेट्स, WEIGSTS, वेट्स ऑफ कैपिटल। फॉर योर जनरल नॉलेज, अब बात निकली है तो मैं कंप्लीट कर देता हूं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेट्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेट्स। आगे नहीं डिस्कस करेंगे अभी। एक तो बुक वैल्यू पे, जो अभी देखा तुमने एज पर द बैलेंस शीट। दूसरा मार्केट वैल्यू पे, एक्चुअली इट इज ट्रेडिंग एट इन द मार्केट। एंड तीसरा एक और वेट होता है जिसे हम बोलते हैं टारगेट वेट। ज्यादातर स्टडी मटेरियल में टारगेट वेट्स का डिस्कशन नहीं होता है, तो बच्चे पढ़ते भी नहीं है, कहते हैं ये क्यों पढ़ना आपने को। टारगेट वेट मतलब एक फाइनेंस की जो आपकी पूरी टीम है, जो इतने साल से स्ट्रेटजी बना रही है, उसको जो एक्सपेक्टेड वेट लग रहा है कि मार्केट में ये होने वाला है, ठीक है, और इसके हिसाब से हमारा वेट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन जब हम फाइनेंस के अंदर करते हैं ना, तो टारगेट वेट अपन लेते हैं, और इसमें मार्केट वेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है,
मार्केट वेट को इसमें फिनेंस मैनेजर की, सीएफओ की अजम्पशंस लगती हैं, उसके बाद वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है, मतलब समवेयर दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज स्टैंडर्ड, जो सेट किया गया, जो हमको अचीव करना है। जब कोई भी वेट ना दिया हो, जैसे यहां बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया हुआ हो, और हो सकता है किसी क्वेश्चन में टारगेट वेट दिया हुआ हो, तो आपको कैलकुलेशन में वहां बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू नहीं ढूंढनी है, टारगेट वेट ढूंढना है। टारगेट वेट जो इतने रिसर्च करने के बाद आपकी कंपनी ने सेट किया है, आपको उसी पे सवाल को सॉल्व करना है। बट ऐसे सवाल जनरली प्रोफेशनल एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन अभी कुछ सालों में, पीछे कुछ सालों में ऐसे भी क्वेश्चन आए जिसमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट दिया नहीं था, टारगेट वेट दिया है, तुमको इस पे कैलकुलेट करना है, सामने से उसने स्टैंडर्ड सेट करके बता दिया, तो उस केस में टारगेट वेट ही फॉलो करना है। अब आप पूछोगे सर ये तीनों में बेस्ट कौन सा होता है, क्योंकि सवाल तो आते हैं, मतलब दिल में तो मतलब कीड़ा तो काटने ही लगता है ना कि सर किस पे, मतलब प्रैक्टिकली किस पे जाना चाहिए। तो आपको 99% वीडियोस मिलेंगे और लोगों के डिस्कशन मिलेंगे जिसमें लोग कहेंगे बुक वैल्यू तो ऐसा है, एज पर द बुक है, ये तो चेंज होता रहता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो मार्केट वैल्यू वेट इज द बेस्ट वेट। लेकिन नहीं, तुम्हारे कंपनी का दिमाग, फाइनेंस का ब्रेन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईएम ग्रेजुएट्स, सीएफए, एसीसीए, सीपीए, इतनी जगह से लोग आए हुए हैं, उन्होंने क्या टारगेट वेट सेट किया है, प्रोजेक्शन क्या है, वो है टारगेट वेट। ये इसका भी रिफाइंड वर्जन है, इसीलिए प्रेफरेबल वेटेज एज पर द प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, एप्लीकेशन बेस्ड कैलकुलेशन, टारगेट वेट। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ठीक है। वेट्स क्यों निकालते हैं और वेट्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में, जिसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट करने वाले हो। धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी। तुमको कभी लिखना हो कमेंट में, डिसीजन बॉक्स में, या कभी क्वेश्चन में गलती से टारगेट वेट दिया हुआ हो, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए, दिस इज ऑल अबाउट टारगेट वेट, टॉकिंग अबाउट टारगेट वेट। डन, लॉक करूं, आगे बढ़ जाऊं। यस, वेट्स निकालते हैं, निकालो। 200 डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल टू 0.6667। अब मैंने 4 डेसिमल तक लिए, तो आपको वेट कितने तक लेना चाहिए, इस पे भी एक नोट लिख लो, बाद में कहीं भूल जाओ। प्रेफरेबली वेट्स शुड बी टेकन अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। कोई ऐसी बात, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेबल क्या है, आप चाहो तो 2 डेसिमल तक भी ले सकते हो, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। सॉरी, यहां पे मैंने एक गलत कर दिया, 0667 होगा, 0.0667। 200 डिवाइडेड बाय 3000, यस सॉरी, 0.0667। डन। 400 जस्ट इसका डबल हो जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 0.1333। डन हो गया। 200 अगेन 0.0667। डन। उसके बाद 600, इन दोनों को जोड़ दो, 20%, हाँ, 0.2 यस। उसके बाद 1600 डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल टू 5.5333। जोड़ना यार इसको, तो 1 आना चाहिए, ठीक है। out of 1 what is the weight? Now you have come to know about the weight of your capital, right? And now you have been provided your cost of capital. कॉस्ट कितना प्रोवाइड किया है हमने, इक्विटी का 20% प्रोवाइड किया है, ठीक है। हमने रिटर्न ऑन इक्विटी का, इसका भी 20% प्रोवाइड किया है। देन हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, ये रहा 12%, आपको बोला था 12% डिविडेंड है, तो इन तीनों पे तो टैक्स का कोई असर नहीं पड़ता है। बार बार बोल रहा हूँ, 13% और 14% पे माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स होगा, बट मैंने अजम्पशन में साफ लिख दिया है कि यहाँ पे टैक्स नहीं लेने वाला। मैं तुमको वेट के साथ साथ कॉस्ट कैलकुलेट करना सिर्फ सिखाना है, मकसद है। सवालों में टैक्स का कैलकुलेशन आएगा तो ये 13% डेट होगा, 70, अगर मान लो 40% टैक्स है तो 5.2 इसमें माइनस हो जाएगा, वो होगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट यहाँ हम अपने प्रेफरेंस के लिए अभी 13% ले रहे हैं और यहाँ 14% ले रहे हैं। अब आपने क्या करना है, वेट इनटू कॉस्ट करना है, वेट इनटू कॉस्ट करना है, वेट इनटू कॉस्ट करना है, तो आपको क्या आ जाएगा, वेटेड कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकल आ जाएगा, ठीक है।
वेटेड एवरेज कॉस्ट निकल के आपकी आ जाएगी। यही कैलकुलेशन आपको करना है, ये बुक वैल्यू पे निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहां जरा कैलकुलेट करो क्या होगा, 0.0667 इंटू 20% इज इक्वल टू 1.334 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.668 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन 12% 0.0667 इंटू 12 इज इक्वल टू 0.8004, देन 13 इंटू 2 तो 2.6, 13 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 2.6 एंड 14 इंटू 0.5333 इज इक्वल टू 7.4662। दिस इज हाउ दिस इज। अब इसको जोड़ते हैं, प्लस 2.6 प्लस 0.8004 प्लस 2.668 प्लस 1.334 इज इक्वल टू 14.87 इज इक्वल टू 14.8686 इज इक्वल टू 14.87%. This is my actual cost of capital. My cost of capital is neither 14%, nor 13%, nor 12%, nor 20% और 20%. ये इंडिविजुअल एलिमेंट की कॉस्ट है जो आगे चल के हम सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि इंडिविजुअली हमको 20, 20, 12, 13, 14 का कैलकुलेशन कैसे करना है। बट हाइपोथेटिकली इफ दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, तो दिस विल बी कैलकुलेटेड। इफ दिस इज गिवन देन दिस विल बी कैलकुलेटेड। इफ ऑल द थ्री आर गिवन, then on the basis of that we are going to create weighted average cost of capital, and उसके बाद जो ये निकल के आया ये है टोटल कॉस्ट इन परसेंटेज, जिसको हमने बोला KC और KO। अब फॉर्मूला क्या बना, इससे फॉर्मूला क्या बना, अगर ठीक से देखोगे, देखना वेट ऑफ KE, देखो वेट ऑफ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप मेरे को ध्यान से देखना, KE मैं फॉर्मूले बनाने पे ध्यान दे रहा हूं, वेट ऑफ KE इंटू कॉस्ट ऑफ KE। समझ रहे मेरी बात, मतलब WEKE। अगर आपसे मैं पूछता हूं ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे इसको, WEKE बोलो, यस और नो। वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर मैं पूछता हूं ये क्या निकाला तुमने, तुम क्या बोलोगे, वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इनटू कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी। डन, के WR। अगर मैं पूछता हूं ये क्या है, वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये निकल के आ गया, मतलब WPKP। फिर पूछता हूं ये डेट का क्या है, तो आप बोलोगे WDKD, राइट। इन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, इसी को मल्टीप्लाई कर करके निकाला है ना आपने, ये और फिर ये जो लास्ट वाला निकाला है ये क्या है, टर्म लोन। तो WT पहले वेट निकाला टर्म लोन का, उसके बाद KT उसका हमने कॉस्ट बता दिया, तो WT KT, और फिर यहां क्या निकाला, सबका सम निकाल दिया। बोलो यस और नो। एकदम एक्सेल शीट बन के रेडी हो गई क्या तुम्हारी। अब तुम फॉर्मूला लगा लो, एक्सेल शीट बना लो अपनी परमानेंट, आगे से सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले पे अपना एक्सेल शीट बना लो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ KC और KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला बुक वैल्यू पे, ऐसे ही मार्केट वैल्यू पे निकल जाएगा यार, कौन सी बड़ी बात है। तो ये लो, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। अगर मुझे कोई बोलता हो KC और KO क्या होगा, व्हाट इज दैट, तो मैं क्या बोलूंगा, बहुत ही सिंपल है, WEKE प्लस WRKR प्लस, अगर WR और KR दोनों सेम हैं तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो आप इकट्ठे निकाल दो। लेकिन अगर अलग अलग हो तो अलग अलग निकालेंगे। इसीलिए मैंने फॉर्मूले में ऐसा अजम्पशन रखा ही नहीं कि कॉस्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी सेम है, मैंने मान के रखा है दोनों अलग होंगे, मैं अलग ही कैलकुलेट करूंगा, मैं कोई लफड़ा पालूंगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद WPKP प्लस WDKD प्लस WTKT, ठीक है। ये इज इक्वल टू योर KC और KO।
दैट इज 14.87%, दैट इज 14.87%. नाउ योर होमवर्क, यहां पे आप वीडियो पॉज कीजिए और मार्केट वैल्यू पे खुद से निकालिए इसी फॉर्मूले पे जैसे मैंने निकाला. फिर से नोटिंग करवाता हूं, होल्ड करो. सबसे पहले मैंने तुम्हें एक डेटा दिया, मैंने यहां पे अजम्पशन ली कि यहां कोई टैक्स टुक्स इन्वॉल्व नहीं है. एक कैपिटल स्ट्रक्चर तुमको दे रहा हूं जिसमें इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12%, 14% टर्म लोन है और 13% डिवेंचर है. और तुमको बुक वैल्यू पे दे दिया और तुमको मार्केट वैल्यू पे दे दिया. हमने बोला जी इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो आपको हमने ये भी बता दिया कि इक्विटी की कॉस्ट और रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट 20% है, बाकी सबका एज गिवन 20, 13 एंड 14. टैक्स को हमने अभी एक्सक्लूड रखा है इस पूरे कैलकुलेशन से, उसको बीच में उसको टांग फंसाने की इजाज़त हमने नहीं दी है. आपने क्या करा, सबसे पहले बुक वैल्यू लिखी, फिर उसका वेट निकाला, फिर उसका कॉस्ट निकाला और कॉस्ट और वेट को मल्टीप्लाई किया तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई. फिर सारे कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट को जब जोड़ा आपस में, द सम टोटल इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हर्डल रेट और डिस्काउंट रेट, गेटिंग द और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और कट ऑफ रेट. डन है, ये कैलकुलेशन है. अब यहां पे आप पॉज करो. जैसे कि मैंने आपको बुक वैल्यू पे डेटा दिया था वैसे ही मैंने मार्केट वैल्यू पे आपको डेटा दिया हुआ है. टारगेट वेट दिया नहीं हुआ है तो वो कैलकुलेट करता नहीं है. तो ट्रेडिंग एट का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, उसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू टेक अ पॉज. मैं आपको दे रहा हूं, पहले नोट करो, पहले नोट करो जितना हमने डिस्कशन किया. और उसके बाद जैसे कि ये वाला डिस्कशन हमने किया फंडा नंबर 5 का कि इंटरेस्ट अगर है, अगर मतलब हमने डिवेंचर या टर्म लोन लिया है, इंटरेस्ट होगा तो टैक्स शील्ड मिलेगा, इसकी वजह से सेविंग होती है हमारी टैक्स की, और पैसे का ना जाना तो आना ही होता है. देन पॉज एंड इस पर्टिकुलर पेज को रिकॉर्ड करो. फंडा नंबर 6 कैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप मैंने सॉल्व करके दिखाए. एक एक पेज को पॉज कीजिए, नोट कीजिए. जो कमेंट मैंने दिए नोट के फॉर्म में ये जरूर से जरूर नोट करना है, इसमें कोई आपको गलती नहीं करनी है. एंड इसके बाद होमवर्क. तो यहां पे आप वीडियो पॉज करके पहले होमवर्क करेंगे, फिर आगे का वीडियो देखेंगे. मैं क्लास शुरू कर रहा हूं आगे की. ओकेज, डन है. स्क्रीन आप पॉज करके नोट कर लेना. एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ये मेरे साथ, इसमें हम टैक्स के साथ सॉल्व करेंगे, टैक्स को कंसिडर करके करेंगे. एक एग्जांपल है, मैं आपको ओटीसी लिमिटेड का एक कैपिटल स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ठीक है, जहां एक तरफ मेरे पास क्या है, सोर्सेस हैं, उसके बाद जो क्रोर्स में है उनका अमाउंट, देन इसके पास इसका कॉस्ट है वो भी बताऊंगा, देन इसका हमको वेट भी निकालना पड़ेगा, देन वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे. सोर्स है से अपने पास इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस है, अपने पास 15% डेट है, 3, और एक हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने का रख लो, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है. इक्विटी अपने पास 40 है, ये 20 है, ये भी 40 कर दूं तो 20 कर देता हूं. टोटल अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 100 करोड़ का हो गया. चलो ये मार्केट वैल्यू पे है ऐसा मान लेते हैं, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है 20%, इसकी भी है 20%, इसका है 15%, और मैंने बोला था कि मैं टैक्स दे रहा हूँ आपको 40%. क्या कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा. अब ध्यान से देखो, अगर मेरा डेट 15% का है तो I इज़ 15%, T इज़ 40%. तो मेरा KD क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, क्योंकि इसकी वजह से अपने को टैक्स शील्ड मिलती है, 1 माइनस टैक्स. तो वो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, इंटरेस्ट इज 15 और 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 15 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो गया, 9% हो गया. तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 9% लेंगे. ये फॉर्मूला आपको समझा, ये आपको डिफरेंस समझा, इसलिए वर्किंग कराई थी. तो यहाँ पे आपको ना
15% नहीं 9% लेना है। 50% होता तो कितना हो जाता, 7.5% हो जाता। इसीलिए डेट अपने को सस्ता पड़ता है, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 20 का ये है, तो इसका मतलब ये तो 10 ही रहने वाला है। अब इसके वेट्स निकाल लो, वेट्स निकाल लो। यहाँ पे अपने को के मिल गया, के आर मिल गया, के डी मिल गया और यहाँ पे के पी मिल गया, ठीक है। अब वेट निकाल लेते हैं, मतलब डब्ल्यू ई बताइए। डब्ल्यू ई अपना कितना है भाई, 100 पे 40 है तो 0.4 है, ये डब्ल्यू ई हो गया। डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 0.2, डब्ल्यू डी बोले तो 0.2 एंड डब्ल्यू पी बोले तो 0.2, टोटल हो गया 1। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या हो गई, 4 टू जा 8 तो 8%। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का भी 4%, ये हो गया 0.2 इंटू 9 1.8%, और ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 2 मतलब 2%, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 14 एक 15.8%, 15.8%। तो इफ़ यू आस्क मी सर व्हाट इज योर KC और KO, आई विल टेल यू 15.8% इज माई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर माई गिवन कैपिटल स्ट्रक्चर। तुम मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर दो, तुम मुझे कॉस्ट दो, आगे से हमें सवालों में बस यही काम करना है अब अलग कि हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और फिर उसमें सारे रूल्स लगने वाले हैं। तो अब आपका सोचने का तरीका स्ट्रेट हो गया। इसको सर थोड़ा फॉर्मूले में डालना यार, आपने जो फॉर्मूला दिया था ना उसके हिसाब से जरा सॉल्व करो। मैंने जो फॉर्मूला आपको दिया था, खेलना सीखो, बहुत जरूरी है। हमने फॉर्मूला आपको क्या दिया था, रट्टा नहीं मारना, कैसे निकला है ये रहा, यहीं से बना है वो फॉर्मूला, कोई रट्टा नहीं मारना। आज की क्लास में यही बहुत WE प्लस WR प्लस WP प्लस WD इज इक्वल टू अपना KO, ठीक है, या KC। तो इसकी तो अभी छोड़ो। WE कैसे निकालोगे, वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हो, वेट ऑफ इक्विटी का मतलब 40/100, सिंपल है। सो फॉर्मूला कैसा बन रहा है, 40/100 मल्टीप्लाइड बाय कितना, इसका कॉस्ट कितना है 20%, 20 प्लस WR 20/100 इंटू 20% प्लस WP इज 20/100 मल्टीप्लाइड बाय कितना, KP कितना है, 10% 10 प्लस WD कितना है 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 9, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 9, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 9 करके देखना यार, करके देखना ये कितना आएगा। ये देखो 5 काटो 8 वैसे ही आएगा। ये काटो 5 और ये करो 4, 8 4, ये लो 8 4। तो इसका मतलब हम इतना बड़ा टेबल भी ना बनाए तो चलेगा सर, बोलो ना यस और नो। ये टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। तो आगे कई सवालों में जब हमारे पास WE KE WD KD WR KR WP KP अगर गिवन हो, अगर मान लो MCQ फॉर्मेट पे सॉल्व करना हो, डेटा गिवन हो, तो अपन सीधा फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे और यहां पे हम लगा देंगे जो हमारा आया था रिजल्ट कितना 9.6% आई थिंक, नहीं 15.8%। सो दिस विल बी माई 15.8%, क्योंकि ये होगा 1.8 टोटल और ये होगा 2, ये होगा 4 और ये होगा 8, और ऐसे करके 15.8% अपना निकल के आ जाएगा। बस आज हमने क्या सीखा, पहले इसको समअप करते हैं। इतना काफ़ी है आज सीखना, इतना अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहली बार पढ़ रहे हो और इतना आप समझ जाते हो, आई डोंट थिंक, एक होमवर्क दिया है वो कर लेना। सबसे पहले हमने ये सीखा कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम की बला हमारी लाइफ में है क्यों। तो पहले तो सर एग्ज़ाम इंपॉर्टेंस है, एग्ज़ाम के लिए है, 8 से 10 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। सीखा सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पर्पस क्या है, सर हमको कॉस्ट को मिनिमाइज रखना है, क्योंकि जितना मिनिमाइज करेंगे सर प्रॉफिटेबिलिटी उतनी हाई होगी। और सर हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
क्वालिटी ऑफ कैपिटल विल बी डिस्कस्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। यस, माल है भाई, माल ही डिस्कस कर रहे हैं, जो माल लाएंगे, जैसा लगाएंगे, जैसा रॉ मटेरियल डालेंगे, सर काम वैसा ही होने वाला है। ठीक है, इसके प्रॉस कॉन्स हैं, इसके निटी ग्रिटीज हैं, आगे के चैप्टर में सीखेंगे। हर बात सिंपल है, बस उसको एक तार में, एक लय में सीखना है, रिदम में सीखना है, बिट्स एंड पीसेस में नहीं सीखना, और रिदमिक बिट एकदम सॉन्ग की तरह इसको आगे बजाते हुए निकल जाना है, आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल, और उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हाँ, ये कैपिटल का हम करते क्या हैं, तो उसका तो फॉर्मूला अपन ने सिंपली सीख लिया, जो हमने दिया और जो हमें मिला, दिया वर्सेस मिला का परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन। कैपिटल का करते क्या है सर? या तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जरूरत होती है, या सर किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए। सर ये लास्ट चैप्टर है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यस। उसके बाद ओके, सो वो जो रिटर्न है सर, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? केसी या केओ के नाम से जानते हैं। कैसे कैलकुलेट करते सर, सिखाया। फिर आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, सिंपल सा एक डिवेंचर है, 1000 रुपए का इशू हुआ है, और उस पे ना आपको लाइफ टाइम 120 रुपया मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है, मतलब कंपनी को देना पड़ेगा, और आपको कंपनी को 1000 रुपए देना पड़ेगा। रिवर्स इज द केस। तो मतलब ये हुआ कि सर अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं, राइट? यस, राइट, यू आर राइट। तो याद रखना, अभी कई एग्जाम के कई क्वेश्चन मैंने देखे पास्ट ईयर में, आरटीपी में, एमटीपी में, या मैं ये बताऊं कि कुछ एमसीक्यूज देखे जिसमें उन्होंने फॉर्मूले लगाने की स्कोप ही नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कुछ इस तरह से पूछा कि टीवीएम का कॉन्सेप्ट लगाओ और तुम्हारा आई निकल के आ जाएगा, एंड वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो अपना फंडामेंटल है ना, जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस है, इसको ना अपनी जहन से कभी जाने मत देना। ठीक है, कहते हैं जो नीचे जितना गड़ा है वो ऊपर उतना ही खड़ा है, सीधी सी बात है। बुर्ज खलीफा जितना ऊपर दिखता है उसका 60% जमीन के नीचे है। बेटा इस पे काम करना। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अगर ठीक ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके बेसिक्स ऑफ फाइनेंस का एक लेक्चर है, 3 लेक्चर है, वो देख लेना। आप अगर मुझे परचेज कोर्स में देख रहे हैं तो आपके पास तो अवेलेबल ही है। यस, सो ये हो गया हमारा। इससे हमने कैलकुलेट करके सीखा कि अगर हम इसको निकालना चाहें तो बेसिकली ये परपेचुटी वाला ही क्वेश्चन था, हमको यही आई निकालना था, यही मेरा केसी था, यही मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। लेकिन यहां कैपिटल किस नेचर का था? डिवेंचर था। तो आपको नहीं लगता कि मैंने बेटा यहां पे केडी निकाला है, केडी निकाला है? और अगर आप यहां कह देते सर टैक्स रेट 50% है, तो मैं क्या करता? 12 1 माइनस टी, मतलब 12.5 में मल्टीप्लाई करता पॉइंट, मतलब ये 6% हो जाता। बोलो यस और नो, क्योंकि ये तो 50% टैक्स बोला ना अभी आपको मैंने, समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी 6% हो जाता एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट इस केस के अंदर। बट यहां टैक्स की अजम्पशन नहीं थी, इसलिए आपने नहीं किया था। तो फॉर्मूला हर जगह रटना नहीं है, चीजों को समझना है, फॉर्मूला इसी तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमने कहा कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल इक्विटी 2 तरह की होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। इंटरनल इक्विटी से आपकी कंपनी स्ट्रांग बनती है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हो, इसकी भी कॉस्ट होती है, ये भी फ्री नहीं है। और ये पैसा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, उन्हीं का, मालिकों का पैसा है भाई। तो वो इसकी भी रिटर्न मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ बैंक में पड़ा है फ्री है, वो उसको भी कहेंगे इन्वेस्ट कर, रिटर्न ला, ज़्यादा से ज़्यादा ला, डिविडेंड दे। यस। और दूसरा है एक्सटर्नल इक्विटी। जब भी हम इशू करेंगे तो नॉर्मली किस पे इशू करते हैं? 3 तरह से करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी सिखाऊंगा। बट ध्यान से ध्यान रखना है कि दोनों का केई और केआर अलग अलग कैलकुलेट करना है आपको, अनलेस अंटिल अगर क्यों अलग अलग कैलकुलेट करने को सिखाया है आपको, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि केई जब भी हम न्यू फ्रेश इक्विटी, बाहर वालों को, आउटसाइडर को इक्विटी इशू करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, तो उसके कैलकुलेशन का ट्रिक बदल जाता है। और केआर में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है क्योंकि इंटरनल इक्विटी है, समझा ना? यस। एग्जाम अलर्ट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इशू प्राइस देन टेक करंट मार्केट प्राइस और द वर्ड रिटन लाइक द इक्विटी इज करेंटली ट्रेडिंग एट, तो उसको लेना है, क्योंकि वही रियल वैल्यू निकाल के देगा ना तुमको, जो आज जिस रेट में बिक रहा है वही तो औकात ओरिजिनल है। तो हम उस पे करेंगे, बुक वैल्यू पे नहीं, सॉरी बुक वैल्यू पे नहीं करते, जनरली मार्केट वैल्यू पे करते हैं। या नहीं तो क्वेश्चन में लिखा होगा करेंटली इशूड एट, तो इश्यू प्राइस को ध्यान से पकड़ना है क्या लिखा है। ठीक है, यस, ओके।
आईसीआई के केस में वो इशू प्राइस को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब कुछ भी ना लिखा हो तो करंट मार्केट प्राइस इज द ओनली सॉल्यूशन। डन डन, लिख के भी दिया है ना ये नोट्स में, डन। उसके बाद हमने बात करी सर, कैलकुलेट करना सीखा कि फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईजी है। फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या? इशू मैनेजमेंट कॉस्ट है। जब भी कोई नया इक्विटी ट्रेड करते हैं, उसको इशू करते हैं, जैसे ही इशू करते हैं उसकी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इन सब नेचर की कोई भी होगी, कुछ भी दिख जाए समझ लो कि भाई ये कॉस्ट ऑफ इशू है, इशू मैनेजमेंट कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट है। इसको इशू प्राइस में जब माइनस करेंगे तो कंपनी को क्या मिलेगा? दिया और मिला क्या? एक्चुअल क्या मिला? ये देखो 1920 मिला सर, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके मिला सर, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स। और नेट प्रोसीड को हमने यहाँ पे थोड़ा डिफाइन किया कि इशू प्राइस जो है वो प्रीमियम या डिस्काउंट पे भी हो सकता है, एट पार भी हो सकता है, और फ्लोटेशन कॉस्ट उसमें से जाएगी तो सर वही नेट प्रोसीड होगी। तो इस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होगा, ठीक है। एक्सटर्नल इक्विटी के केस में सिर्फ एप्लीकेबल होगा, इंटरनल इक्विटी एग्जिस्टिंग या ओल्ड सिक्योरिटीज के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है मित्रों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डन। अदर फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या है? अदर कैपिटल के फॉर्म्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर, केपी से इसकी कॉस्ट क्या होगी? केपी गिवन होता है, इसको क्या देना होता है? डिविडेंड। टर्म लोन क्या देना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है, इसका एक रेट गिवन होगा, इस पे टैक्स शील्ड मिलता है, यस कैलकुलेट करके दिया। डिवेंचर, डेट, बॉन्ड क्या होगा? रिडीमेबल होगा, इरिडीमेबल होगा, जो भी होगा इस पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज द इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम डेटर्स। उसमें टैक्स शील्ड मिलेगा, टैक्स अगर होगा, गिवन डेटा होगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा, वो रेट हमारा केडी होगा, केडी। फिर टर्म लोन इसी तरह से कैलकुलेट होता है, केटी होगा। निटी ग्रिटीज में बाद में जाएंगे। फंडा नंबर 5, क्या डिफरेंस है इंटरेस्ट और डिविडेंड जब देते हैं तो ये कैलकुलेशन करके दिखाया कि इंटरेस्ट वाले में टैक्स कम देना पड़ता है और पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, कंपनी का मनी सेव होता है, डायरेक्ट इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मिलता है, उससे उसको बचत होती है। वो कैसे कैलकुलेट होती है? इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट। डन। वो यहाँ पे आपको टैक्स शील्ड कैलकुलेट करके मैंने दिया है, ये आपको वर्किंग समझ में आ गई। कैलकुलेट करना हो केसी केओ तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप बोलोगे सर मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर दो, दिया। फिर आप बोलोगे सबके वेट बताओ, दिया। फिर आप बोलोगे इंडिविजुअल कैपिटल एलिमेंट्स के आप कॉस्ट बताओ, केई, केसी, केई, केडी, केआर, केपी, केडी, केटी, ये सब दो। तो ये सब सर आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस केस में मैंने विदाउट टैक्स आपको दिया हुआ था, आपने कैलकुलेट किया, कैसे फॉर्मूला निकल के आया, इसी कैलकुलेशन से निकल के आया डब्ल्यू ई के ई प्लस डब्ल्यू आर के आर प्लस डब्ल्यू पी के पी प्लस डब्ल्यू डी के डी प्लस डब्ल्यू टी के टी इज इक्वल टू के सी और के ओ। इस मेथड से निकालते हैं। ओके, बुक वैल्यू पे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, और एक तीसरे टाइप का वेट आ सकता है टारगेट वेट। अगर टारगेट वेट गिवन हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर में तो किसको कंसीडर करते हैं? टारगेट वेट को। या क्वेश्चन में अगर इंस्ट्रक्शन लिखा हो कि बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करो तो बुक वैल्यू पे, अगर लिखा हो मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करो तो मार्केट वैल्यू पे, और कुछ भी ना लिखा हो और टारगेट वेट दिया हो तो टारगेट वैल्यू पे, अगर कुछ भी ना लिखा हो और मार्केट वैल्यू दी हुई हो तो मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि वही ओरिजिनल मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। इतनी बातों को दिमाग में सेट करके रख लेना है बस। दिस वॉज द फंडामेंटल ऑफ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑफ कोर्स एक एक एलिमेंट केडी, केई, केपी, ये सब अब हम नेक्स्ट क्लास से इस पे काम करना शुरू करेंगे। आज की मुलाकात इतनी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी जीते रहिए, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखिए। यू आर वॉचिंग FMSM विद ओम। सो गाइज, एक ही बात बोलूँगा, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, धीरे धीरे करके इसको मैच्योर करना है। आज जितना मैंने आपको सिखाया और एक छोटा सा होमवर्क दिया है, बहुत ही छोटा सा, वो कर लेना। इससे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिमाग में बैठ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों करते, क्या करते। आज इतना डाइजेस्ट करो, कल से बहुत सारा सम लगाने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।